हमारी जीडीपी बहुत अच्छी चल रही है, बट सारे मार्केट्स अच्छे चल रहे हैं, इंडियन मार्केट्स अच्छे नहीं चल रहे। बट आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है। मार्केट प्रोपोर्शनेटली रिटर्न्स नहीं दिखाता, ये हमें समझना पड़ेगा। मार्केट एक्सुबरेंट है। जब हमें लगेगा चीज़ें ग्रो कर रही हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, फिर भी शेयर प्राइस नहीं ग्रो करा और मार्केट चीज़ें ग्रो नहीं कर रही, फ्लैट है, तो बहुत ज़्यादा गिर गया। लेकिन एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ओवर अ 5 ईयर टाइम फ्रेम मार्केट हमेशा रैशनल होगा। जो एज क्रूशल एज होती है टू बिल्ड द वेल्थ, तो आप क्या कहोगे कि लाइक हर इंसान को थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहना चाहिए मार्केट में? गवर्नमेंट को, स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को एक 5 डेज के कुछ कोर्सेज या 10 डेज के इन अ ईयर फ्रॉम 10th क्लास कराने चाहिए, जिसमें बेसिक अवेयरनेस मिल जाए, हर बड़े होने वाले यंग बच्चे को मिल जाए कि किस तरीके से मूव करना है एटलीस्ट। व्हाट आर द म्यूचुअल फंड्स जो जिन्होंने लास्ट 5-6 साल में बहुत अच्छे? सेक्टर वाइज तो मिड कैप स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न हुई है, लेकिन उस रिटर्न को पाने के लिए बहुत सारी साइकिल से गुजरना पड़ता है। लास्ट 5 ईयर्स के अंदर तो वो साइकिल्स नहीं आई, तो सबको लगेगा स्मॉल कैप मिड कैप ईजी है और यहाँ पर 25-30% का CAGR बना है, फर्क पड़ जाएगा। 5.77 ईयर्स की अंडर परफॉर्मेंस देखी है स्मॉल कैप मिड कैप फंड के अंदर, कुछ नहीं हुआ। लेकिन लोग कभी भी लोअर लेवल्स पे सिर्फ करते रहे तो एंड रिजल्ट बहुत खूबसूरत हुआ। जो आप तेजी में देखते हो वो सस्टेनेबल नहीं होता बहुत टाइम, 20-30 साल के लिए। वो आज 2 साल के लिए है, फिर चला जाएगा थोड़ा टाइम के लिए। मेरे को लगता है लगे रहोगे तो पैसा बन जाएगा। अब जो यहाँ से भाग गए होंगे बुल मार्केट के बाद, तो मुझे नहीं लगता है कि वो दे कैन बिल्ड अ सस्टेनेबल वेल्थ। मार्केट वीक पार्टिसिपेंट को साइकोलॉजिकली इतना प्रेशराइज कर देता है कि जो वीक पार्टिसिपेंट है, जिनकी नॉलेज कम है, उसे अपने आप ऑटो आउट कर देता है और वो खुद डिसाइड करेगा उसे निकलना है। तो मार्केट का सिस्टम ही ऐसा है, जो वीक प्लेयर्स हैं, वीक हैंड्स हैं, वो सारे बाहर हो जाते हैं। Before we start, I would like to say something. My journey started at 18 when I was first introduced to the world of financial markets. Markets ने मुझे बहुत इंट्रीग करा। मैंने सारी चीज़ें बेसिक्स से एडवांस खुद से सीखी एंड ऑफ कोर्स अभी तक सीख रहा हूँ। आई हैव फेस द हाईज ऑफ द बुल मार्केट एंड जितना भी डाउनफॉल आता है मार्केट जब नहीं चलता सबके साथ। इट्स बीन ओवर 3 years now, but I am here as a host who is ready to learn more, help you all learn along the way. ये सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में नहीं है, बट इट इज़ अबाउट एवरी पॉसिबल वे ऑफ बिल्डिंग वेल्थ, बी इट एसेट्स, कमोडिटीज, रियल एस्टेट, एवरीथिंग इन जनरल। आई वॉन्ट यू ऑल टू लर्न बाय लिसनिंग टू द पीपल हु विल बी द गेस्ट ऑफ दिस शो, जिन्होंने एक्चुअली लाइफ में कुछ उखाड़ा है। These are not the people who are in under 30 or in Forbes. These are the people जिनके पास पैसा है, पावर है, पर लाइमलाइट में नहीं आते। People who have built everything अपनी पूरी मेहनत से, perseverance से of course, but पूरा pure organically. Which brings me to the point. I have come across so many people who want to start something, want to learn, invest करना चाहते हैं, अपनी wealth बनाना चाहते हैं, और उनके पास proper knowledge guidance है ही नहीं। तो दिस चैनल इज़ फॉर ऑल ऑफ यू मेरे दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू लर्न टुगेदर फ्रॉम दिस चैनल, बिकॉज दिस पॉडकास्ट इजंट अबाउट मी, इट्स फॉर यू ऑल एंड अबाउट यू ऑल। वेलकम टू इनक्रेव, लेट्स टेक ऑफ। सो आपका अब क्या व्यू है मार्केट के बारे में, क्या चल रहा है? मार्केट 1.5 साल से तो मार्केट लगभग कुछ नहीं हो रहा। मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई फिलहाल लग गया है, आसपास हैं हम उसके ऑलमोस्ट। लेकिन क्या है, जितने भी लास्ट 5 ईयर्स के इन्वेस्टर्स थे स्मॉल एंड मिड कैप के, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा पैसा बना है, सब लोगों ने बनाया, तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा और हर किसी के पोर्टफोलियोज अभी भी रेड में है या 30% डाउन है, जहाँ की उन्होंने पीक्स देखी थी। तो सारा का सारा लार्ज कैप में, बैंक्स में, जो कि नहीं मूव कर रहे थे 3-4 साल से, वहाँ मूवमेंट आया हुआ है। तो मार्केट हाई होने के बाद भी हर किसी को इतना अच्छा नहीं लग रहा। वो जो फील पहले 25,000 पे भी थी लास्ट ईयर, वो 26,000 या 27,000 पे भी नहीं आएगी। तो टाइम करेक्शन ये एक्चुअली होता ही क्यों है? मतलब बेयर मार्केट और टाइम करेक्शन में अगर आपको एक डिफरेंस बताना हो तो? बेयर मार्केट में होता ऐसा है शिवांश कि मार्केट नीचे की तरफ जाता है, अपनी जो भी पीक मारी है वहां से नीचे की तरफ लगातार जाता रहता है, तो वो तो बेयर मार्केट हो गया। लेकिन करंटली हम हाई पे चल रहे हैं और वो लास्ट ईयर भी था, तो 1 साल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, हाई पे वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये टाइम करेक्शन है। टाइम करेक्शन के अंदर बेसिकली लास्ट 4 ईयर्स के अंदर जो CAGR बना था लोगों का म्यूचुअल फंड्स में, 24-25 बना था।
और हर किसी का सीएजीआर अराउंड इसी रेंज में था। टाइम करेक्शन ने 1 साल के अंदर उसे 19-21 कर दिया है। तो वो जो आपने एक्सुबरेंट रिटर्न्स 4-5 साल में पा लिए थे, वो टोन डाउन हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ हुआ नहीं है। हम अगर ये सोचेंगे कि लगातार ऐसा होगा कि 24 इन नेक्स्ट ईयर्स भी आते रहेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। मार्केट में मीन रिवर्जन होता है। जो लास्ट 10 ईयर्स के एवरेजेस हैं, मिड कैप इतना रिटर्न देता है 18% के अराउंड, स्मॉल कैप 20 तक पहुंच जाता है, तो उसी तरफ आएंगे हम। तो वो टाइम करेक्शन हो रहा है कि अभी हम 19-17% की रेंज में आ गए हैं। टाइम करेक्शन थोड़ा और ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे रिटर्न आए थे। पहले तो 2-3 साल तो लोगों के पोर्टफोलियो भी डबल हो रहे थे, एकदम बहुत ज़्यादा डबल हो रहे थे, और उसमें हर किसी के अंदर ये आ गया था कि मेरे मैंने भी डबल करा, हुआ है ना, मुझे पता है, मैं सीख गया हूँ, नाउ आई हैव अराइव्ड, ये फीलिंग आ गई थी हर किसी के अंदर। अब वो सारी करेक्ट डाउन हो रही है मार्केट के करेक्शन के साथ। हर किसी को पता चल रहा है कि मैं खुद में क्या हूँ और कैसे मुझे आगे अपने आप को डेवलप करना है, मार्केट के लिए तैयार करना है, जो कि मुझे लगता है बहुत नेसेसरी भी है, क्योंकि बुल मार्केट में तो हर कोई कर लेता है ठीक, पर जब थोड़ा सा जैसे टाइम करेक्शन आता है, थोड़ा सा बेयर मार्केट आता है, तो आप लोग बहुत स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखते हैं, जो कि आप शायद बुल मार्केट में नहीं सीखोगे। सही बात है। तो मेरे को लगता है कि नेसेसरी है। बिल्कुल, लेकिन इम्पोर्टेंट मतलब साथ में जो नेसेसरी है उसमें सीखना इम्पोर्टेंट है। हमें डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है, पेशेंस रखना है। यही 2 वर्च्यूज हैं जिसके साथ हमें अपनी नॉलेज बढ़ाते रहना है लगातार, कि इस बियर मार्केट को भी आप इससे डरे ना, इसे ये सोच के चलें कि यहाँ मुझे एंटर होना है, ये अपॉर्चुनिटी है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स किसी चीज़ को 20% डाउन लेने की। तो भैया आप बताओ, आपकी जर्नी अबाउट मार्केट्स कैसे स्टार्ट हुई, क्या था? मेरी जर्नी 2006 से स्टार्ट हुई शिवांश, और मैंने सब ब्रोकरशिप का अपने होम सिटी नजीबाबाद से स्टार्ट करा इन यूपी। सब ब्रोकरशिप क्या? सब ब्रोकरशिप मतलब एक मेन स्टॉक ब्रोकर का मैंने फ्रेंचाइज ले लिया, फ्रेंचाइज मॉडल। उसमें हम ब्रोकिंग शेयर करते हैं, जो भी अर्निंग होती है वो हमारा रेशियो है, उसमें हम शेयर कर लेते हैं। तो वो मेरा इंडिविजुअल ऑफिस हो गया। तो वहाँ से हमने सब ब्रोकरशिप स्टार्ट करी और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करा। उस जर्नी में मेरे पास 1 लाख रुपए के शेयर देके डिपॉजिट लेके वो स्टार्ट करा था, क्योंकि और कुछ था नहीं, कैपिटल भी नहीं थी। तो ऐसे स्टार्ट हुआ आराम से काम। अगले 10 ईयर्स तक मैं लगातार ये देखता रहा कि क्लाइंट्स कैसे कैसे काम करते हैं और कैसे कैसे लॉसेस होते हैं। हर वो तरीका जैसे लॉस हो सकता है वो सारा देखे हैं मैंने। पैसे कमाते हुए कम लोगों को देखा है, गवाते हुए सारे लोगों को देखा है। और उसका मेन रीजन ये था, नॉलेज नहीं थी। अब ये समझ में आया तो ये करा, इसमें नुकसान हुआ अब दूसरी चीज करी। ऐसे एक एक इन्वेस्टर्स को 3-3, 4-4 साल के अंदर मल्टीपल स्ट्रेटजीज, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हुए देखा, और उन सबके बाद भी कुछ रिटर्न नहीं आया। तो ये लगातार 10 ईयर्स तक देखा मैंने, बिना अपना कोई भी सिंगल ऑर्डर पंच करे। तो आपको द मेन क्वेश्चन इज कि आपको कहाँ से इंटरेस्ट जागा, मतलब हु मोटिवेटेड यू, किसने आपको बोला कि एक्सप्लोर दिस नीश? मेरे को किसी ने बोला नहीं। आफ्टर मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पर लोग मेरे पास आते हैं, मिलते हैं, काम करते हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप बनती है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब वो जाते हैं मुझसे कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं दे पाया। और या मैं राइट डायरेक्शन नहीं दे पाया। हालांकि मैं रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ कि मेरा राय देने का काम हो, लेकिन एटलीस्ट बेसिक गाइडेंस दे के शायद मैंने थोड़ा बेहतर करा पाता कि लॉस ना करते। तो मुझे वो लगा कहीं ना कहीं इसे बेटर आउट करूँ, क्या मैं खुद भी कर सकता हूँ। तो 10 ईयर्स के अंदर लगभग मैंने ये सीख लिया, ये नहीं करना। ऑलमोस्ट सारे लॉसेस के खाने मुझे पता थे। तो उसके बाद मैंने फिर, लेकिन ये पता होने के बाद भी 2016-17 के अराउंड मैं काफ़ी ज़्यादा रीड करने लगा। सारे लोगों की सोशल मीडिया आ गया था, उसकी वजह से ये हुआ, अवेयरनेस मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, उसे मैं बहुत ज़्यादा देखा सारी चीज़ें। मतलब मैंने स्टार्ट करा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से 2017 में, लेकिन वो बुक मुझे ना एकदम समझ नहीं आई ढंग से। तो फिर मैंने और चीज़ें देखी, वॉरेन बफे के लेटर्स पढ़े, एक बुक है इंटेलिजेंट फैनेटिक्स, वो रीड करी। उसके अंदर यूएस में लोगों ने कैसे बड़े बड़े बिजनेस, वॉलमार्ट कैसे कैसे एक सिंगल आदमी ने खड़े करें, तो वो बड़ा मोटिवेशनल था कि बिजनेस कैसे खड़े कर सकते हैं। फिर मैंने वन अपॉन वॉल स्ट्रीट पढ़ा बाय पीटर लिंच। वो 30 ईयर्स के अंदर यूएस के एक फंड फिडेलिटी के फंड मैनेजर थे, और उन्होंने 30% का CAGR दिया है फॉर 30 ईयर्स, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, ह्यूज 30%। हम लोग 15% से सोचते हैं कि कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। उस बंदे ने 30 ईयर्स करा फॉर द फंड, रिटेल इन्वेस्टर्स को HNI बना दिया। तो वो कैसे करा? तो उनकी एक बुक है जिसमें उन्होंने अपने डिस्कवर करा कि वो कैसे कैसे बिजनेस देखा करते थे। बुक का नाम क्या था? वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच।
तो वहाँ उन्होंने सारे अपने एक्सपीरियंस बताए कि मैंने ये देखा, ऐसे ऐसे मैंने बिजनेस देखा, स्टडी करा, मुझे दिखा मेरी वाइफ इस स्टोर में, नए स्टोर में जाने लगी है, तो मैंने उसे देखा ये नया क्या है। इस तरीके के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं उनके, तो वो भी बड़ा फैसिनेटिंग लगा। फिर एक जो मेजर चेंज लेके आया कि मार्केट को मुझे कैसे समझना है अपने रिटर्न्स के बेसिस पे, वो मुझे लेटर्स ऑफ वॉरेन बफे उन्होंने अपनी पार्टनरशिप में लिखे थे 1955 के अराउंड। उसके बाद शेयर होल्डर्स लेटर लिखे थे बर्कशायर हैथवे के, तो वो 1955 से करंट ईयर तक वो हर साल लिखते हैं। और उसमें जो एक मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा याद रहती है वो ये है कि बेंचमार्क ने क्या रिटर्न दे रहा था और मैंने कितना करा। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, नेगेटिव रिटर्न मेरी कमी नहीं है, वो मार्केट में आया है, हर किसी को आया है। मैंने बेंचमार्क के अगेंस्ट क्या परफॉर्म करा। अगर बेंचमार्क 20% भागा है तो मैंने मेरा पोर्टफोलियो, पर्सनल पोर्टफोलियो फॉर द ईयर मोर देन 20% ग्रो करा है कि नहीं करा। और अगर वो नेगेटिव गया है 10%, तो मेरा पोर्टफोलियो 7-8% गया है, तो मैं डिसेंटली काम कर रहा हूँ मार्केट के अंदर। तो ये मुझे समझ में आया कि मुझे नेगेटिव से नहीं घबराना। करेक्ट। मार्केट में ये तो होगा कि नेगेटिव रिटर्न बनेंगे और हमें उसको यूटिलाइज करना है और उसे समझना भी है बेंचमार्क को रखते हुए। So I would want you to explain all the viewers about markets from the actual basic. मतलब जो लोग, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे पॉडकास्ट सब हैं जो सब कुछ ना कुछ बताते हैं, बिल्कुल, बट मुझे लगता है कि कोई बेसिक्स से समझाने वाला मैंने खुद नहीं देखा, क्योंकि जब मैं खुद स्टार्ट कर रहा था, और मैं तो 18 ईयर्स में करने लग गया था। बिल्कुल। तो जब मैं देखता था वीडियोस में, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा जहाँ पे मैं ये कह सकता था कि ओ वाह, कि मैं इसको देख के मुझे सब आ गया। तो मैंने खुद ही सब पढ़ा है, एवरीथिंग। सो आई वुड वांट यू टू टेल समथिंग अबाउट मार्केट्स फ्रॉम द वेरी बेसिक, कि मार्केट्स एक्चुअली होते क्या है, व्हाई डज एन इकोनॉमी नीड्स मार्केट, कंपनी को लिस्ट होने के लिए मार्केट्स की क्या ज़रूरत है, सारी चीज़ें। तो मार्केट से शुरू करते हैं। मार्केट्स क्या होते हैं? बेसिकली शेयर मार्केट एक प्लेस है जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स अपने शेयर्स या कंपनी के शेयर्स खरीदते बेचते हैं। तो वो तो बहुत बेसिक में ये हो गया मार्केट। मार्केट मूवमेंट नहीं है, ये नहीं है। मार्केट सिर्फ ये यहाँ पर एक प्लेस है ऑनलाइन जहाँ पर हम खरीद बेच कर रहे हैं शेयरों की। अब ये जितने भी शेयर्स हैं ये लिस्टेड हो गए सारे के सारे, जिसलिए हम ट्रेड कर पाते हैं। अब इन लिस्टेड शेयर्स ये आए क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये कंपनी आई क्यों मार्केट के अंदर और क्या इसका मीनिंग है आने का। तो इसको लेके ये है कि कंपनी को, किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए उसने स्टार्ट कर लिया, अपनी कैपिटल से स्टार्ट कर लिया। अब उसे फर्दर ग्रो होना है तो उसके पास दो चॉइसेस होती हैं अपने फंड रेज करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। या तो वो बैंक से लोन ले ले या अपनी शेयर होल्डिंग, अपना जो बिजनेस है उसका थोड़ा सा पार्ट सेल ऑफ कर दे। डाइल्यूशन। तो वो डाइल्यूशन जो है वो उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक कंपनी के ओनर ने अपनी शेयर होल्डिंग मार्केट में डाइल्यूट करी है और एक प्रोसेस के थ्रू, जिसे आईपीओ बोलते हैं, और रिटेल शेयर होल्डर्स ने उस लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर 3 डेज के अंदर, 5 डेज के अंदर वो शेयर्स के लिए अप्लाई करा। उन सभी लोगों को एक पर्टिकुलर प्राइस पे शेयर्स मिल गए और जो कंपनी का ओनर था उसे फंड मिल गया है फॉर री इन्वेस्टमेंट इनटू हिज ओन बिजनेस। तो ये होता है, इस तरीके से मार्केट में कंपनी आती है और लोगों के पास शेयर्स पहुंचते हैं। अब जब शेयर पहुंच गए तो आफ्टर 5-10 डेज ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। लिस्टिंग प्राइस वो होगी जो बायर सेलर तय करेंगे। मार्केट की सारी प्राइस वो होती है जो बायर सेलर फाइनलाइज करते हैं, जहां उन्हें ओके है। अब बाकी सारे लोग आपस में शेयर्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। मान लीजिए आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ में लगाया, आपको 1000 शेयर इशू हुए किसी कंपनी के। पर अब तो जैसे इंडियन मार्केट्स में इतने लोग आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, हाँ, तो सब्सक्राइब भी बहुत होता है। बिल्कुल। तो अब तो चांसेस बहुत मिनिमल हो गए हैं लॉट मिलने के। लगातार कम होते जा रहे हैं। जो प्रोबेबिलिटी है एलोकेट होने की वो कम हो गई है। एक साल पहले तक इतने रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं थे। सोशल मीडिया, ट्विटर और इन सब की वजह से अवेयरनेस इतनी आ गई है कि हर किसी रिटेल इन्वेस्टर को लगता है ये बड़ा इजी मनी का तरीका है। 15,000 रुपए की एप्लीकेशन लगाएंगे, अगर माल मिल गया 50%, 70% ऊपर लिस्ट हो जाएगा, सेम डे सेल ऑफ कर देंगे। तो मल्टीपल फैमिली अकाउंट से लगाते हैं। और बाकी जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिन्हें लगता है 15,000 की एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी में लगा के कुछ मज़ा नहीं आएगा, तो एचएनआई में लगाते हैं। वो एचएनआई कैटेगरी में जाते हैं, बिग एचएनआई कैटेगरी में। तो एक इंडिविजुअल मैक्स कितना लगा सकता है पैसा आईपीओ में? मिनिमम स्लैब्स हैं कि हम मिनिमम कितना लगाएंगे। फॉर आर रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम स्लैब समवेयर अराउंड 14,000 to 15,000 की एक एप्लीकेशन लगती है, फिर उसके मल्टीपल्स में लग जाएंगी।
कि आप डबल लगा लो। ठीक है। फॉर स्मॉल HNI 2 लाख के अराउंड की एप्लीकेशन लगती है, फिर उसके मल्टीपल्स में लग जाएगी, ठीक है। अप टू अ लिमिट ऑफ लेस देन 10 लाख फॉर स्मॉल HNI। ओके। बिग HNI एक अगली कैटेगरी है जो ज़्यादा पैसा लगाने जा रहा है, उसका मिनिमम स्लैब 10 लाख से शुरू होता है और उसका कोई एंडलेस ऊपर नहीं, जहाँ तक जाना चाहे वहाँ तक जा सकता है। ओके। अब ये सारी एप्लीकेशंस रजिस्ट्रार इकट्ठी करता है, उसके बाद कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ उसके बेसिस पे, लॉटरी के बेसिस पे निकालता है किसे क्या एलोकेशन आएगा। इसके अंदर भी लगातार चेंजेस आते जा रहे हैं, जिस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को एलोकेशन कम हो गया। पहले बिग HNI में प्रोपोर्शनल एलोकेशन होता था, जिसकी एप्लीकेशन जितनी बड़ी है उसे सर्टेन परसेंटेज मिल जाएगा। ओके। मान लीजिए मैंने 5 करोड़ की एप्लीकेशन लगाई, तो मुझे 50 लाख का या 10 लाख का माल तो मिलेगा ही मिलेगा। श्योरिटी से ये श्योरिटी हो जाती थी। जितनी बड़ी एप्लीकेशन है उसे प्रेफरेंस दी जा रही है प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने सारा का सारा कर दिया है, लॉटरी बेसिस कर दिया है। कोई कितनी भी एप्लीकेशन डाले, बड़ी डाले, तो हर किसी को पैसा माल नहीं मिलेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अदरवाइज क्या है, बिग HNI वाले प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग माल ले जाते थे जो 10 करोड़ की 20 करोड़ की एप्लीकेशन लगा सकते थे, उन्हें एलोकेशन आ जाता था। स्मॉल HNI या जो बेस पे है ना, उन्हें नहीं मिलता था। और पैसा बहुत बना है इसके अंदर। 2-3 चीजें थी लास्ट ईयर तक जो कि अब इतनी रियलिस्टिक नहीं पर मुझे रही। लगता है IPO मार्केट बहुत फोमो में भी चला गया, बहुत वेग वैल्यूएशंस के साथ। इसमें कुछ मिस आउट नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। इसमें IPO मार्केट में ना, क्योंकि लगातार नई अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ ऐसा नहीं होता मिस हो गया तो उस दिन मिस हो गया। अब नहीं, मैं IPO कंपनीज एंड हो की गया। बात कर रहा हूँ, जैसे जब थोड़ा मार्केट करेक्ट हो रहा होता है तब कंपनीज IPO लाने से थोड़ा सा हिचकिचाती हैं। हाँ, वो होता है क्योंकि उन्हें तो अपनी बेस्ट वैल्यूएशन चाहिए। हाँ। और जब मार्केट नीचे जा रहा है तो बेस्ट वैल्यूएशन नहीं मिलेगी, रिटेल इन्वेस्टर डरा हुआ है तो वो पैसा नहीं लगाएगा। रिसेंटली ग्रो में देखो, क्या लिस्टिंग कितना बड़ा साइज था एप्लीकेशन का, अराउंड 10,000 करोड़ और 6,000 करोड़ समथिंग का इशू था, मोर देन 6,000 करोड़ का इशू था। और GMP जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया। रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा नहीं लगाया और सबको फर्म एलोकेशन मिलता। मतलब मैं अपने फैमिली अकाउंट से 60 to 70 lakhs की अलग अलग अकाउंट से एप्लीकेशन लगाता हूँ, मुझे एटलीस्ट 2 या 3 एप्लीकेशन से मिल जाती जो कि उसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आया उसके बेसिस पे। लेकिन हुआ क्या, मैंने भी नहीं लगाई। आप रिटेल एप्लीकेशन लगाते हो या? नहीं, मैं बिग HNI एप्लीकेशन लगाता हूँ। ठीक है। तो वो मैंने नहीं लगाई कि मार्केट से ले लेंगे। और हुआ क्या, 100 रुपए का इशू 150 लिस्ट हुआ। 150 के बाद नेक्स्ट 2-3 डेज में 190 चला गया। मतलब मोर देन 90% रिटर्न आया इन 3 डेज, जिसमें एलोकेशन भी बहुत अच्छा मिलता। तो वो मिस आउट हो गया लोगों से। तो एक बहुत ऐसे जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरे को एक बहुत वेग क्वेश्चन होता था, पर नाउ अंडरस्टैंड कि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को होता होगा। बिल्कुल होता होगा। तो मेरे को लगता है कि हाउ डज प्राइसेस फ्लक्चुएट, एक कोई भी स्टॉक है या कुछ भी है, उनका प्राइसेस कैसे फ्लक्चुएट होता है, हु इज कंट्रोलिंग ऑल ऑफ दिस? तो अगर आप नोबडी इज कंट्रोलिंग इट, कोई कंट्रोल नहीं है, रेगुलेट हो रहा है। लेकिन जो मूवमेंट है प्राइस फ्लक्चुएशन का, वो बायर सेलर से आएगा। बायर सेलर जिस तरफ होंगे उधर मूवमेंट आएगा, वैसा मूवमेंट आएगा। और सपोज एक शेयर है जो कि 100 रुपीज़ पे, जिस पे बायर खड़े हैं, सेलर खड़े हैं 100 रुपये 50 पैसे पे। अब मान लीजिए मुझे 10 लाख शेयर लेने हैं उस कंपनी के, तो सेलर तो 1,000 या 10,000 शेयर खड़े लिए खड़ा है, तो मुझे नहीं मिलेगा। तो मुझे भी पता है मुझे नहीं मिलेगा या बहुत देर लग जाएगी, मेरा एलोकेशन नहीं आएगा, मुझे एट पॉइंट मुझे चाहिए माल। तो होगा क्या, मैं एट मार्केट प्राइस पंच करूंगा ऑर्डर को, तो 100 से लेके 100, 3, 4 या जहां तक भी मेरे शेयर्स की क्वांटिटी पूरी हो गई, मुझे सारा एलोकेशन हो गया, मिल गया उतना। तो मूवमेंट किसने करा, मेरे बाय ऑर्डर ने। यानी कि बायर और सेलर के प्राइस पॉइंट लगाने से, ऑर्डर्स लगाने से मूवमेंट आता है। ओके। अगर ऐसे ही समय पे सेलर आ जाए 10 लाख शेयर लेके, तो वो मुझे 100 पे भी दे जाएगा और रेट भी नीचे उतार देगा। लेकिन ये मोमेंटरी है। मार्केट इतना वाइड हो गया, इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन, डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इतने लोग हैं कि उन सबका भी नंबर आए बहुत बड़ा है। तो कोई ऑपरेटर बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं कर सकता। ओके। सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द यंगर जनरेशन, कि जो लोग लाइक अभी ग्रेड 10 में हैं, कॉलेजेस में हैं, जॉब्स कर रहे हैं या जस्ट गॉट मैरिड, सो लाइक जो एज क्रूशल एज होती है टू इन्वेस्ट एंड टू बिल्ड द वेल्थ, तो आप क्या कहोगे कि लाइक हर इंसान को थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहना चाहिए मार्केट्स में, या किसी ना किसी को कहीं और करना चाहिए, या एनीथिंग?
फ्रॉम 10th तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा अगर अपने आप एक्सप्लोर करेगा तो वो इतना अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को, स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को एक 5 डेज के कुछ कोर्सेज या 10 डेज के इन अ ईयर फ्रॉम 10th क्लास कराने चाहिए, जिसमें बेसिक अवेयरनेस मिल जाए, हर नए हर बड़े होने वाले यंग बच्चे को मिल जाए कि किस तरीके से मूव करना है एटलीस्ट। तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप एजुकेट कर पाओगे इन्हें स्टार्टिंग से ही, तो जब भी ये जब स्टार्ट करेंगे 25 के अराउंड अर्न करना स्टार्ट करेंगे, तो इनके पास बेसिक सब कुछ इन्हें पता है। इन्हें ये पता है मेरा स्टार्ट कैसे होना चाहिए, और जो स्टार्ट होना चाहिए 25 साल के बच्चे का भी या 21 साल के इंसान का भी, आदमी का भी, तो वो होना चाहिए फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। ओके। उसके बाद अपनी नॉलेज लगातार बढ़ाता है, कीप ऑन रीडिंग। जो भी अच्छे मार्केट में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है उन्हें जाने, उन्हें समझे, टिप्स के पीछे ना भागे, स्टडी करें मार्केट, किसने कैसे करा है, सब टिप्स ही लाइफ जर्नी जिसने जो अचीव करा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे रामदेव जी की जर्नी, मोतीलाल ओसवाल के CEO, उनकी जर्नी बहुत फैसिनेटिंग लगती है और बहुत मोटिवेटिंग है। सिमिलरली बहुत सारे इंडिया के अंदर फंड मैनेजर्स हैं, उन्होंने कैसे करा, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, तो उन सब की जर्नी से मोटिवेशन और नॉलेज मिलती है, फिर आपको लगता है आप भी कर सकते हो। ओके। सो मान लो अगर एक 21-22 ईयर्स ओल्ड को स्टार्ट करना है, तो आपको क्या लगता है कि मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए? अगर उसको डायरेक्टली, वी कैन डिफरेंशिएट इन आइदर म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्टली इनटू स्टॉक्स। मुझे तो लगता है 21 ईयर ओल्ड को म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट करना चाहिए। ओके। क्योंकि उसने 21 ईयर्स तक मार्केट को नहीं देखा है इतना, और मार्केट तो 5-5 साल 10-10 साल भी लग जाते हैं लोगों को ढंग से समझने में। अगर किसी ने बहुत अच्छे से समझ लिया, वो बहुत जल्दी स्टार्ट करा है, तो उसकी जर्नी डिफरेंट हो सकती है, तो वो कर सकता है। लेकिन वो एक कॉमन लोगों पे इम्प्लीमेंट नहीं होती बात ना, बहुत कम तो वो सिलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने बिना कुछ पढ़े भी स्टार्ट करा बहुत अर्ली ईयर्स से और बहुत कुछ कर दिया। तो हो सकता है, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी समझनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। सो मिनिमम कैपिटल, अगर मिनिमम कैपिटल तो जो भी सेविंग कर रहे हो आप, उस सेविंग आपको सीधे सीधे म्यूचुअल फंड में, सिप्स में डाल देनी चाहिए। ठीक है। और अगर इक्विटी में जाना है तो इक्विटी में भी सिप के बाद ही करना है, एटलीस्ट आफ्टर 2-3 ईयर्स करना है, मुझे ऐसा लगता है। ओके। सो मिनिमम एक जनरल रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा ही करना चाहिए। तो मिनिमम SIP आप कितनी सजेस्ट करोगे? मान लो किसी की पॉकेट मनी 20,000 है, तो उसको क्या पूरा 20,000 डाल देने चाहिए? नहीं, लाइफ भी इंजॉय करनी है, और यंग एज है, 21 में जो करेगा तो वो आगे जाके कैसे करेगा। और आजकल हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सारे एक्सप्लोर करना, घूमना, अच्छी लाइफस्टाइल होना, तो वो सब भी करना है। तो उसके बाद लेकिन एक स्टार्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है उसका कॉर्पस या स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कि स्टार्ट तो ले लिया हमने, एंड गोल क्या है? चाहे 1,000 रुपए की सिप से स्टार्ट कर लिया, लेकिन एक प्रोसेस में आ गए हैं, और जब उसकी वैल्यू दिखने लगेगी कुछ सालों के अंदर, तब आप अपना इसके स्केल अप तो कर ही सकते हो ना। तो वो कर लो, लेकिन स्टार्ट जरूर कर लो, बिना कुछ भी समझे भी कर लो। म्यूचुअल फंड में मिनिमम से कर लो अगर मन नहीं कर रहा तो, लेकिन स्टार्ट कर लो। मतलब SIPs करो, SIPs बिल्कुल करो स्टार्टिंग, यही आपको लेके जाएगी, आपकी जर्नी बड़ी करेगी, और आपको बाकी मार्केट्स के बारे में सब समझाती जाएगी। ओके। सो व्हाट आर द म्यूचुअल फंड्स, सम म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने लास्ट 5-6 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं? सेक्टर वाइज तो मिड कैप स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं। Okay. लेकिन उस रिटर्न को पाने के लिए बहुत सारी साइकिल से गुजरना पड़ता है। लास्ट 5 ईयर्स के अंदर तो वो साइकिल्स नहीं आई, तो सबको लगेगा स्मॉल कैप मिड कैप ईजी है, और यहाँ पर 25-30% का CAGR बना है फॉर 5 ईयर्स, तो ये आगे भी हो जाएगा, ये कम भी हो जाएगा, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ जाएगा जब आप देखेंगे 4 ईयर्स की, हमने देखा है 2007-8 से 5-7 ईयर्स की अंडर परफॉर्मेंस देखी है स्मॉल कैप मिड कैप फंड के अंदर, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो लोग तभी भी लोअर लेवल्स पे सिप करते रहे, तो एंड रिजल्ट बहुत खूबसूरत हुआ, बहुत अच्छी कॉर्पस क्रिएट हुई। 2010 में HDFC मिड कैप फंड 10 रुपीज का था, करंट NAV अराउंड 200 है, मतलब 10 रुपए का माल 15 साल में 200 रुपए का है, 20x हो गया। 20x का मतलब हो गया आपका, मैं इसे एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, जो कि शायद अच्छा लगे सबको ना, सुनने वालों को भी। तो मैंने 2010 में एक फ्लैट लिया था NCR में, वो मुझे 20 लाख रुपए का पड़ा, और आज की डेट में उसकी वैल्यू 1 CR हो गई। तो लगता तो बहुत अच्छा है कि मेरा 4x रिटर्न हो गया,
और कितना अच्छा रहा, और हर कोई प्रॉपर्टी में पैसे डालता है। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉपर्टी खराब है, बहुत लोग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ जो ज़्यादा मार्केट्स में अवेयर नहीं है। मेरा 20 लाख 1 करोड़ हो गया, 4 टाइम्स हो गया। टाइम फ्रेम क्या था? 2010, ओके, 2026, 15-16 ईयर्स में हो गया 4 टाइम्स। इसको आप ब्रेक डाउन करो CAGR में, तो आप देखोगे कितना आया CAGR। 9.5% का अराउंड CAGR आया ओवर अ पीरियड ऑफ 16 ईयर्स। उसमें 4 गुना हुआ। सिमिलर टाइम पे HDFC मिड कैप जो अभी डिस्कस करा वो 10 रुपीज का था, 20x वो 200 रुपये हो गया। तो मेरे 20 लाख के कितने होते? 20 लाख गुना 200, 4 करोड़ रुपए होते। अब मैं अपने फ्लैट को 20 लाख से 1 करोड़ रुपए खुश हूं कि दुख महसूस करूं कि मैंने 3 करोड़ मिस कर दिए? सही बात। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मैंने 3 करोड़ मिस कर दिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे प्रोडक्ट ऐसा बताया जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, मैं वहीं था और करा रहा था और मैंने नहीं करा, तो मैंने 4 करोड़ मिस कर दिए। सेम ईयर मैंने होंडा सिटी ली, 10 लाख रुपीज की ली, 10 लाख रुपए की HDFC सेम एग्जाम्पल ले ले, वो 2 करोड़ रुपए होते। मेरी कार की वैल्यू आज 1 लाख रुपए भी नहीं है, तो 6 करोड़ का कॉर्पस मिस कर दिया ना। सही बात है। जल्दी अपना जो मुझे चाहिए वो जल्दी लेके, तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप अवॉइड कर सको, जो रिक्वायर्ड है। मेरे पास घर था, मैं वहां नहीं रहता था, मैंने ले लिया। हमारे छोटे शहर के अंदर गाड़ी मैं 1 महीने में 1 बार निकालता हूँ, तो मैंने कितना बड़ा अमाउंट मिस करा है। ये तो है। मेरे को लगता है ये आपके साथ नहीं, मेरे को सबके साथ ही होता है ये। सबके साथ तो होता है, लेकिन क्या है उसके बाद भी बंदा खुश होता है कि मेरी 20 की चीज 1 की हो गई। मुझे वहां पर दुख है कि मुझे समझ नहीं थी और मैंने मिस आउट कर दिया। पर फिर एक ये भी है कि एक घर होना एक साइकोलॉजी, घर मेरे पे था, मेरे पे सारी चीजें थी, मैंने एडिशनल इन्वेस्ट करा। और मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर रहा कि घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं CAGR वाइज सोच रहा हूँ कि 9.5 की जगह 16.5, 17, 19 के करीब गया है। 19-21% का CAGR आया 20 टाइम्स होने में, तो वो हो सकता था मेरे लिए, वो इन्वेस्टमेंट ही था और मैंने लूज आउट करा वहां पर। सो वी शैल टेक अ कैलकुलेशन जहाँ पे वी कंसिडर कि एक 22-23 25 ईयर्स तक का यंगर पर्सन SIP करता है 5,000 की, स्टार्ट करता है, एंड ओवर द नेक्स्ट 30-40 ईयर्स वो उसको एवरेज कर लेता है 25,000 पे। ठीक है, तो आप 20,000 राउंड कर देते हैं, 20,000 पे कर लेता है कि उसका 20 इयर्स पीरियड के अंदर, 30 इयर्स पीरियड के अंदर, 30 ईयर्स पीरियड के अंदर 20,000 कर लिया उसने एवरेज पे। तो जस्ट टू गिव एन आइडिया टू एवरीवन कि व्हाट कितना हो सकता है कि एक SIP क्या कर सकती है एट द एंड, व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम बहुत ही अच्छा होगा, जो कि हमने सोचा भी नहीं था। यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। मैं इसे ब्रेक डाउन कर देता हूँ 20 इयर्स एंड 30 इयर्स में। हाँ जी। तो अगर ऑन एन एवरेज हमने हर महीने 20,000 रुपए डाले और डालते गए एक सिंगल फंड के अंदर, तो लगभग 20 साल के अंदर 15% CAGR से हमारे पास 2 करोड़ 70 लाख रुपए होंगे। मोटा मोटा देखो तो कैपिटल 16 टाइम्स हो जाती है इन 20 इयर्स। 16x हो जाती है 20 इयर्स। अब ये हम इसे 2 करोड़ 70 लाख को 2.5 पकड़ लेते हैं। 2.5 हो गई मेरी 20th ईयर में। अब 30 साल में कितनी होगी? अगले 5 साल में 2.5 के 5 हो गए, 5 के 10, 5 के 10 हो गए। तो 10 करोड़ रुपए पे खड़े हो आप 20,000 रुपए पर महीने लगा के 30 इयर्स के अंदर। 10 करोड़ एक आम आदमी अगर कमाने लगता है 20 इयर्स के अंदर भी, अगर 2.5 करोड़ भी कमाए हैं, तो उसमें 15% ही कितना बैठता है? लगभग 40 लाख रुपीस बैठता है मंथ का, ईयर का, सॉरी 40 लाख के हिसाब से 3.5 लाख रुपए या 3.25 लाख रुपए उसने महीने के उसके पास एक एडिशनल आने लगे। और ये जरूरी नहीं है छोटे टाउन के अंदर बैठे हुए बिजनेस करते हुए या जॉब करते हुए आप 15% के साथ हिसाब से आपकी सैलरी ग्रो हो रही है, आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, तो आप कहीं 2 लाख 2.5 लाख रुपए पे होंगे। और 20वें साल में आपके पास इसके अलावा आपका इन्वेस्टमेंट आपको बराबर पैसे कमा के दे रहा है, यानी आप 1 की जगह 2 हो गए कमाने वाले। That's why I think SIP is extremely important. And मुझे लगता है कि हर इंसान को, हर यंगर जनरेशन को स्पेशली थोड़ा थोड़ा पैसा डालने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक थोड़ी सी डायरेक्शन मिसिंग है। हाँ, आई जस्ट वांट कि वो थोड़ा सा सही हो। वो मैं ऐसे बोलूँगा, जैसे मुझे 20 इयर्स की तो कंपाउंडिंग पता है 16 टाइम्स हो जाएगी, लेकिन आगे फर्दर मैंने
5 ईयर्स में डबल करके Double निकाली। करके। तो अगर आपको एग्जैक्टली पता है 20 साल में 16 गुना और 30वें में कितना गुना है और वो दिमाग में फिट है कि 15% के रेट से इतना होता है 20 साल के अंदर और 30 में इतना हो जाएगा, मेरे पे रनवे कितना है ये देखो। अभी करंटली मैं 45 का हूँ, मेरे पास 20 ईयर्स है मैक्सिमम रनवे, एक एक्टिव लाइफस्टाइल जब मैं पैसा लगा सकता हूँ। और तुम्हारी एज में जितने यंग हो 24 हमारे ईयर्स, पास तो तुम्हारा रनवे बहुत- कितना बहुत बड़ा है यार, 50 साल मतलब और तुमने अभी से स्टार्ट कर रखा है। तो मेरे टाइम पे तो तुम्हारा पर्पस पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। and that is extremely important to understand in the बहुत first इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी वेल्थ अपने बेटे को देके जाऊंगा, place. उसे इंजॉय नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए पहला इंजॉयमेंट ये है कि मैं वो क्रिएट करूं। क्रिएट करो ये मेरे लिए अपने आप, मेरी अपनी जो डेस्टिनी है वो ये है कि मुझे वो क्रिएट करना है। इंजॉय करना मेरे लिए नहीं बना, कमाने के बाद भी शायद उसके लिए बनेगा, लेकिन तुम्हारी एज पे वो तुम्हारे लिए, तुम अपनी लाइफ इंजॉय करोगे। 100 करोड़ का मोटे तौर पे मैं अपना कॉर्पस देखता हूँ इन नेक्स्ट 15 to 17 ईयर्स। Okay. और ये इसमें प्लान में कोई दिक्कत नहीं है, ये डेफिनेटली होगा। पिछले 20 साल में भी हुआ है, आगे भी होगा, और वो बनना ही बनना है। एंड आपने तो इस मार्केट में भी जहाँ पे आधे लोग पैसा निकाल रहे हैं, आधे लोग डरे हुए थे, आपने तो मेरे ख्याल से काफी इन्वेस्ट भी करा है SIPs में, लमसम में बहुत इन्वेस्ट करा मैंने। लास्ट ईयर के अंदर ही अराउंड 2.75 CR मैंने डाला, और मैंने हर डाउनफॉल पे डाला है। जब कोरोना का लास्ट डे था और सब लोग पैनिक कर रहे थे, मार्केट में कोई भी बाय करने के लिए नहीं बोल रहा था, तो मैंने, मेरे 2 क्लाइंट्स ने पैसा डाला एग्रेसिवली, और मैंने भी पैसा डाला। उस एक क्लाइंट में से हम भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। शिवांश के फादर का जो माइंडसेट है वो भी बड़े कूल माइंड के हैं, और उन्होंने डाला लास्ट डे तक। एंड जिन्होंने कोरोना में डाला उन्होंने वो सारा बहुत अच्छा मार्केट उसके बाद देखा भी, मार्केट अच्छा रन डबल से भी ज्यादा हो गया उसके बाद। 25% का CAGR आया इन म्यूचुअल फंड फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, व्हिच इज स्टुपेंडस। बहुत जबरदस्त रिटर्न है। मतलब इसे कंपेयर हमें हमेशा, जैसे मैंने बोला कि वॉरेन बफे बोलता है बेंचमार्क के हिसाब से कंपेयर करना है, तो आप ये देखो जो वर्ल्ड का बेंचमार्क है वॉरेन बफे, वो 27 to 29% से कर रहा है। एक आम निवेशक ने 25% करा यार 5 साल में, बिना कुछ करे। उसने बहुत मेहनत करी है, उनकी समझ हमारी समझ में कुछ भी नहीं है। हम लोग पूरे इंडिया में भी शायद कोई कुछ ना हो, लेकिन हम उनके नीयर अबाउट तो म्यूचुअल फंड से पहुंच गए। तो सोचना ये है इजीएस्ट वे में एक अच्छा CAGR, सबसे जिसमें सबसे कम दिमाग लगाना हो, वो क्या है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन भी यही है हर, मुझे लगता है स्पेशली उनका जो बिल्कुल अर्ली एज में है, कि हमारे पास तो कैपिटल ही नहीं है भैया, हम स्टार्ट कैसे करें, हम क्या करें। तो कुछ भी आप बताना चाहो, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, आई वाज लकी इनफ कि मेरा स्टार्ट था कि कैपिटल था ऑलरेडी इन्वेस्टेड था फैमिली अकाउंट्स, एंड आज से नहीं बहुत सालों से था, तो एक कॉर्पस था अच्छा खासा। तो मेरे को एक अल्ट्रा एज मिला कि ऑलरेडी जो मेन चीज़ थी वो है, तो मुझे उस चीज़ की वरी नहीं करनी पड़ी। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास शायद कैपिटल नहीं है उतना, या मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स के पास है तो पेरेंट्स नहीं देना चाह रहे, ट्रस्ट नहीं कर रहे। सो आपका एनी व्यू जो आप बोलना चाहो। कैपिटल नहीं है तो काम हो नहीं सकता, लेकिन क्या है, कैपिटल बिल्डअप करनी है, उसके क्या है, दो या तीन रास्ते ही हैं। या तो बिजनेस करो या जॉब करो, मेहनत करो, कैपिटल आनी वहाँ से शुरू होगी, क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आपका बिजनेस या जॉब ही होगी। तो वहाँ मेहनत करनी है। आपको कोई कैपिटल नहीं देगा। पेरेंट्स की कैपिटल पे भी आप अकाउंटेबल होंगे, आप उनसे लॉसेस के केसेस में उन्हें जवाब नहीं दे पाओगे और वो आपको नहीं समझ पाएंगे। तो इसे समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी नॉलेज भी बढ़ानी है मार्केट्स की, और मेहनत भी करनी है कि मैं पैसा कहीं और से अपने प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाऊं, क्योंकि ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम मान के चलना चाहिए हर इन्वेस्टर को, क्योंकि वो इतनी नॉलेज, इतना टाइम नहीं दे सकता या इतना इक्विप्ड नहीं है, और पॉसिबल भी नहीं है हर कोई हो सके। तो उसे ये सोच के चलना चाहिए मैं प्राइमरीली कोई ना कोई बिजनेस करूं, क्योंकि कैपिटल तो वहीं से बनती है, एंटरप्रेन्योरशिप से बनती है, जॉब से बनती है। वहाँ काम करो, वहाँ बहुत मेहनत करो, जो बचे उस पैसे को लगाओ इन्वेस्टमेंट में, कि फिर आपका नेक्स्ट 20 ईयर्स की जर्नी में वो पैसा काम करे बिजनेस के बराबर।
वही है, मैं भी यही कहता हूँ कि प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन बिल्डिंग समथिंग। बिल्कुल। और अगर आप कुछ बिल्ड नहीं कर रहे तो जॉब जो आप कर रहे हो वो भी अच्छी करो, एंड जो भी आपका थोड़ा बहुत बचता है, बी 20%, बी कुछ 15%, भी है, आप लगाओ। लगाना शुरू करो। क्योंकि आपको उसका अभी नहीं दिखेगा। मैंने देखा है बहुत सारे यंगर जनरेशन की सबसे बड़ा जो मेरे को फॉल्ट लगता है वो ये कि सबको आज ही चाहिए, वो पॉसिबल नहीं सबको है। कल ही चाहिए। हाँ, तो उन्हें क्या है, वो अब कोई 10,000 रुपए की सिप शुरू करता है, अब 12 महीने में उसके 1,20,000 रुपए तो गए हैं। हाँ। अब वो सोच के चल रहा है, जो कि यंग है, 21-25 ईयर्स का है, वो सोचेगा मुझे 1,20,000 रुपए पे कम से कम 20-30 हज़ार रुपए तो बढ़ने चाहिए थे। हाँ, लेकिन उसे अभी ये समझ नहीं आ रहा, अभी तो कैपिटल सिर्फ डाली है तुमने, डाली है। और हर महीने डाली है, एक साथ भी 1,20 नहीं डाले। जो 1,20 पे 15% बनता, 17-18 हज़ार रुपए, वो भी तब बनता जब आपने पहले डाला होता और मार्केट उस साल बढ़ा होता। क्योंकि जो 15% ईयरली का मोटा मोटा CAGR आता है, वो भी स्ट्रेट लाइन में नहीं आता एवरी ईयर आपके अकाउंट में। किसी साल 0 रिटर्न होगा, फिर -10% होगा, थर्ड ईयर में 50% मार्केट भाग वो गया। एवरेज आउट कर लेता है। वो एवरेज आउट करके आता है। तो ये समझना पड़ेगा, और ये भी समझना पड़ेगा आपने हर महीने पैसे डाले हैं, एक साथ नहीं डाले, और उसमें ग्रोथ कितनी आएगी। तो फोकस करो, तो इंक्रीमेंटल इज एक्सपोनेंशियल, इस पे फोकस करो। इसमें मतलब ये है कि कॉर्पस बिल्डअप करने में करो, ये मत सोचो रिटर्न क्या आ रहा है, क्योंकि अभी अमाउंट ही नहीं पहुंचा कुछ भी। उसमें पैसा डालते रहो। रामदेव अग्रवाल जी भी और जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो लगातार पैसा डालते भी रहते हैं। वो एक फिक्स कैपिटल से नहीं चल रहे, छोटा छोटा डालते रहो, वो बड़ा हो जाएगा। जब आपको देखेगा आपने 20 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, जो कि थोड़ा सा रिटर्न और आपकी कॉर्पस भी है, आपका पैसा लगाया हुआ भी है, तो वहां आपको दिखने लगेगा 20 लाख रुपए पे 15% आए तो कुछ आता है घर पे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यही है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जीडीपी बहुत अच्छी चल रही है अभी, सारी रिपोर्ट्स में भी परसों भी पढ़ रहा था, सब अच्छा आ रहा है। मेरे ख्याल से 8.3 कुछ Around रेट से 8%, चल रहे हैं हम, जो कि बिल्कुल सबसे ज़्यादा है बहुत पूरे अच्छी वर्ल्ड ग्रोथ में। आई है। बट सारे मार्केट्स अच्छे चल रहे हैं, इंडियन मार्केट्स अच्छे नहीं चल रहे। तो मेरे को ये है कि चलो मुझे पता है, आपको पता है, बट आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड सेकंड, और इकोनॉमी जब इतना अच्छा नहीं कर रही तो उनके मार्केट्स इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं। तो यू कैन थ्रो सम लाइट। सर, पहला पॉइंट जो जीडीपी का है, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं, इससे इजी हो जाएगा बेसिक लैंग्वेज में कि क्या होता है जीडीपी ग्रोथ और उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। जीडीपी हो गया अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरे साल के अंदर इन अ ईयर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने बेची हैं सारी की सारी इंडिया ने, उसका टोटल है जीडीपी। करंट हमारा जीडीपी है 4.19 ट्रिलियन का है डॉलर्स में, और ये हर साल 7% से ग्रो कर रहा है, 7 to 8% अराउंड, 7 मान के चलते हैं। तो इस जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है? मतलब अगर हमने 4 ट्रिलियन पे खड़े हैं, नेक्स्ट ईयर हमारा और गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल होगा 7% के रेट से, जो हमने पहले इस्तेमाल करा उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे सारी चीज़ें। इसका मतलब क्या है, जितनी भी कंपनीज हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज देती हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं। ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं तो ज़्यादा सेल आउट कर रही हैं। ज़्यादा सेल आउट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स, तो बहुत सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। कंजम्पशन बढ़ रहा है तो फाइनली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा है, अर्निंग्स बढ़ रही हैं, अर्निंग्स बढ़ रही हैं। और साथ साथ में जब ये सारी चीज़ें बढ़ी तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इतना इम्पैक्ट होता है जीडीपी ग्रोथ का। आप सीरियल ऑर्डर में समझेंगे तो हम सब बेहतर हो रहे हैं इस जीडीपी ग्रोथ की वजह से। और इसका मार्केट्स पे, इकोनॉमी पे ये फर्क पड़ता है, जब हमारी कंपनीज जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं वो ज़्यादा तरक्की कर रही है, कोई 15%, कोई 20% के हिसाब से, कोई 5%, वो लगातार अपने प्रोडक्ट्स और बेच पा रही हैं, तो हमारे पास पैसा आ रहा है, कंपनी के पास, सब लोगों के पास पैसा फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंडिया के अंदर। उस सब डिस्ट्रीब्यूशन से हम सब वेल ऑफ हो रहे हैं, तो इसी को ग्रोथ बोलते हैं। तो ये ग्रोथ का जो पाथ है 7% का, ये इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्योंकि बाकी सारी इकोनॉमीज जो यूएस है, डेवलप्ड इकोनॉमी, वो सब स्लो डाउन हो गए हैं। साइज उनके हमसे बड़े हैं लेकिन वो स्लो डाउन हो गए हैं, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो हमारा जो रनवे है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनने का, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी बिजनेसेस की, और वो ग्रोथ के पार्टिसिपेंट होंगे। अगर हमने कंपनी नहीं खोली तो हम उस कंपनी के शेयर्स बाय करके उनके पार्टनर बन के, उस बिजनेस का पार्टनर बन के हम उस ग्रोथ का पार्ट बन जाएंगे, और वो वेल्थ जनरेशन में हमें भी कुछ हिस्सा मिलेगा एज पर आवर इन्वेस्टमेंट।
और बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है अगर अच्छे से वो बने रहे डिपेंड तो। करेगा कौन कितना इन्वेस्टेड है और उसके हिसाब से वो कितना इन्वेस्टेड है। तो वो सब ग्रोथ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोनों चीजें, मार्केट्स, इकोनॉमी, जीडीपी इंटरलिंक्ड है टुवर्ड्स वेल ऑफ टोटल सिविलाइजेशन इन इंडिया। हाँ, तो मेरा वही क्वेश्चन था कि अभी जब सब चीज़ें सही हैं तो मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा हमारा? मार्केट प्रोपोर्शनेटली रिटर्न्स नहीं दिखाता, ये हमें समझना पड़ेगा। मार्केट एक्सुबरेंट है। जब हमें लगेगा चीजें ग्रो कर रही हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, फिर भी शेयर प्राइस नहीं ग्रो करा और मार्केट चीजें ग्रो नहीं कर रही, फ्लैट है, तो बहुत ज्यादा गिर गया। लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी, ओवर अ 5 ईयर टाइम फ्रेम मार्केट हमेशा रैशनल होगा। वो कंपनी की ग्रोथ को, इकोनॉमी की ग्रोथ को पकड़ेगा। इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ कंपनी की ग्रोथ होगी, ग्रोथ के साथ शेयर प्राइस का मूवमेंट भी सेम पैटर्न को पकड़ेगा। तो ये मान के चलना पड़ेगा आपको। शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस है कि मार्केट नहीं बढ़ रहा, लेकिन सारे जो पैरामीटर्स हैं इंडस्ट्री ग्रोथ के, गवर्नमेंट के जितने रिफॉर्म्स आए हुए हैं, वो सारे के सारे इकोनॉमी को पुश करने में लगे हुए हैं। पीछे जीएसटी में इतना चेंजेस करा, टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस करा, ये इसी की वजह से जीडीपी बढ़ के आया, ग्रोथ रेट जो अभी आपने बताया। तो ये धीरे धीरे पुश करता जाएगा। फिर हमें एकदम से दिखेगा कि कंपनीज तो 30% ओवर अ ईयर, ये 25% ग्रो कर गई है, लेकिन प्राइजेस वहीं के वहीं पड़े हैं। तो वहां डीप वैल्यू दिखने लगेगी लोगों को एक पॉइंट पे, क्योंकि उनके पी रेशो, प्राइस अर्निंग मल्टीपल नीचे आ गए हैं, लेकिन प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी। फिर जब एक टर्न आएगा, सब लोग पार्टिसिपेट करने शुरू कर देंगे उसके अंदर, तो वो बहुत ऊपर चला जाएगा। फिर तो आपको इसका फायदा लेना है। एवरेज आउट कर लेता है मार्केट, आज का बाद का 5 कर ईयर्स के लेता है। अंदर सारी ग्रोथ ले लेता है मार्केट। कोई बोले कि इसने शेयर को बढ़ने नहीं दिया, ऑपरेटर ने चला है, या इस सिचुएशन की वजह से, रूमर की वजह से मार्केट नहीं चला या शेयर नहीं चला। आफ्टर अ 5 ईयर्स टाइम जो प्रॉफिट होगा, जो ग्रोथ है कंपनी की ग्रोथ, वो आएगी अगर वो डिसेंट वैल्यूएशन करता। अब जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि आई स्टार्टेड ड्यूरिंग बुल मार्केट, तो सबने तेजी देखी तो मैंने भी वही तेजी देखी। बिल्कुल वही लाइन भी आती है ना कि अपुनिची भगवान है, तो सबको वही लगता है उस टाइम पे। बिल्कुल। पर जब वहाँ से वो स्टार्ट होने लगा तो बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करनी पड़ी, अपनी स्ट्रैटेजीज भी थोड़ी सी ऑल्टर करनी पड़ी। फिर ये भी समझ में आया कि जो आप तेज़ी में देखते हो वो सस्टेनेबल नहीं होता बहुत टाइम, बिल्कुल 20-30 साल के लिए। वो आज 2 साल के लिए है, फिर चला जाएगा थोड़े टाइम के लिए। तो बट अभी वाला जो टाइम है उसने इतना सिखाया कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे अपना माइंडसेट, अपना परसिवियरेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरे को लगता है लगे रहोगे तो पैसा बन जाएगा। बिल्कुल। अब जो यहाँ से भाग गए होंगे 2 साल बुल मार्केट के बाद, तो मुझे नहीं लगता है कि वो दे कैन बिल्ड अ सस्टेनेबल वेल्थ। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, वो बिल्कुल ठीक बोला। मार्केट वीक पार्टिसिपेंट को साइकोलॉजिकली इतना प्रेशराइज कर देता है कि जो वीक पार्टिसिपेंट है, जिनकी नॉलेज कम है, उसे अपने आप ऑटो आउट कर देता है और वो खुद डिसाइड करेगा उसे निकलना है। तो मार्केट का सिस्टम ही ऐसा है, जो वीक प्लेयर्स हैं, वो वीक हैंड्स हैं, वो सारे बाहर हो जाते हैं। तो अब जैसे जीडीपी इज डूइंग गुड, काफ़ी अच्छी चल रही है, बट आई थिंक एक टैक्सेशन हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट डू यू थिंक कि टैक्सेशन की वजह से थोड़ा सा द फियर इन द मार्केट है, या ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से है? एनी व्यूज आपके कोई भी? जो मार्केट के अंदर डलनेस है, वो तो बेसिकली उसका मेन रीज़न तो लास्ट 4-5 ईयर्स की एक्सुबरेंस थी, जो रिटर्न्स आए। बाकी टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे मेरा सोचना ये है कि काफ़ी मार्केट में, मीडिया में ये बात होती है कि हमें डबल टैक्सेशन लग रहा है ऑन कैपिटल गेन्स। पहले हम 2018 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जीरो था, फिर 10 हुआ, अब 12.5 हो गया। तो एक जो काउंटर व्यू है ये है कि जब कैपिटल गेन टैक्स जीरो करा था तो एसटीटी लगा दिया था, वो हर ट्रेड पे देते थे, हर कोई, प्रॉफिट आया है या नहीं आया उससे मतलब नहीं है, एसटीटी वॉल्यूम्स पे लग गया आपको, तो वो लग रहा था। और अब हमें कैपिटल गेन टैक्स भी लग रहा है, तो एज अ इन्वेस्टर हम 2 टैक्स दे रहे हैं। इसे कहीं गवर्नमेंट सोच सकती है कि हमें एसटीटी लें या कैपिटल गेन लें। इनमें से अगर आपने कैपिटल गेन लगा दिया है और बढ़ा भी दिया है, तो कहीं ना कहीं एसटीटी पे रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ये मेरा व्यू है। एंड नॉट जस्ट दिस बट ओवरऑल टैक्स, चाहे आप कितने टैक्स होते हैं इंडिया में, कॉर्पोरेट टैक्स, रोड टैक्स,
मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मेरा मानना है कि आधे लोग तो इन्वेस्ट इसलिए भी नहीं करते क्योंकि अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है तो कहते हैं ना कि 38 से 40 रुपीज़ तो टैक्सेस में ही चला जाता है उसका। बिल्कुल। सो एक मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि थोड़े से पीपल हु आर नॉट दैट एजुकेटेड या थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है तो वो थोड़ा सा इसलिए भी डरते हैं। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। बट मेरे को ये लगता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग इन इंडिया। बिल्कुल। जीडीपी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। पूरे वर्ल्ड में हमारे से तेज कोई डेवलप नहीं हो रहा एंड 8.3% वाली ग्रोथ तो एफडी के रिटर्न से भी ज़्यादा है अगर आप देखोगे तो। सही बात है। तो चाहे मुझे लगता है अगर किसी को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेल्थ बनानी है इन नेक्स्ट 20-30 ईयर्स, आई थिंक इंडिया इज द प्लेस टू इन्वेस्ट। It can be in any form. I'm not just saying about financial markets. I'm saying real estate हो, commodities हो, कोई भी business हो, कुछ भी आप करो, अगर आप ढंग से कर रहे हो, सब सही कर रहे हो, तो I think this is the place to become the next multi-millionaire. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो बेस्ट टाइम है, क्योंकि जितना डेवलप सारे लोग होते जाएंगे और अर्निंग्स बढ़ेंगी तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। तो सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा जिसने पैसा बनाया है वो तो एंटरप्रेन्योरशिप से ही बना है, और हम लोग उन्हीं की जर्नी में पार्टिसिपेट करके पैसा बना रहे हैं। बनाते हैं। तो मुझे एक चीज़ याद आती है, उदय कोटक ने लास्ट बोला था कि सारे के सारे आजकल वो देख रहे हैं कि बिजनेस हाउसेस के अंदर हो क्या रहा है, जो बड़े ग्रुप्स हैं वो फर्दर डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे कि हमें नया कुछ करना है मार्केट्स के अंदर। हाँ, वो सारे के सारे फैमिली हाउसेस अपना कॉर्पस बाय इन्वेस्टमेंट ग्रो करने में लग गए हैं। जबकि लास्ट 20 ईयर्स के अंदर क्या हुआ था, लोगों ने नए नए बिजनेस स्टार्ट करे, नई नई चीजें लेके आए जिससे ये ग्रोथ आई। तो अगर ये सारे के सारे लोग फाइनेंशियल मार्केट्स में ही आ जाएंगे तो बिल्ड कौन करेगा? तो वो बिजनेसेस कहाँ से आएंगे जो ग्रोथ दे रहे थे? सही बात है। तो बहुत सारे लोगों को नया बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी भी है और बहुत ज्यादा ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी भी है। द गुड थिंग इज हमारी गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुशिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स। बिल्कुल कि आप कुछ बनाओ, हम आपको सब्सिडरी देंगे, कुछ भी देंगे, तो इंसेंटिव्स देंगे। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पुश टू बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से तो सारे रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा बिजनेस को प्रमोट करने के हैं, बहुत करते हैं। तो बस जो थोड़ी सी कमी है वो पार्टिसिपेशन और बढ़ाने की है कि लोगों को थोड़ा सा रिस्क लेना है और नए बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जैसे आपको इतना कुछ पता है मार्केट्स के बारे में। ऑफ कोर्स यू हैव बीन इन द मार्केट्स फॉर लाइक लास्ट 20 इयर्स, राइट? बिल्कुल। बट डू यू लाइक टू रीड बुक्स? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे जो कॉन्फिडेंस मिला है मार्केट में अच्छे से काम करने का, और बियर मार्केट में बिल्कुल पैनिक नहीं, मुझे खुशी होती है मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी मिली है। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द बुक्स। ओके। तो मैं तो कहूँगा हर किसी को इन्वेस्टमेंट करने की जर्नी स्टार्ट करने से पहले या साथ ही साथ में रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप like it is important to read in order to gain a lot of knowledge also. बिल्कुल, अगर नॉलेज बढ़ानी है तो आप चारों तरफ इतने सारे अच्छे लोग आपको नहीं मिल सकते हैं, ना आप हर किसी को रीच आउट कर सकते हो, ना हर कोई इतना ब्लेस्ड है बहुत अच्छी कंपनी का। तो वो अच्छी कंपनी बुक से मिल सकती है बहुत इजीली, और लोगों ने इतना अच्छा अच्छा काम करा है और अपनी पूरी जर्नी एंड में अपनी बुक्स के थ्रू एक्सप्लेन करी है, तो आप कितना कुछ सीख सकते हैं उससे ना। That's true. आप देखो रमेश दमानी जी, रामदेव अग्रवाल जी, चार्ली मंगर, वॉरेन बफे का पार्टनर, वॉरेन बफे हिमसेल्फ, ये सारे लोग 90% ऑफ द टाइम रीड करते रहते हैं। वॉरेन बफे दिन में 46 पेजेस ऑफ न्यूज़पेपर, डिफरेंट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो मेरा थोड़ा सा इसमें वो है कि मेरे को वैसे आर्टिकल्स और ये सब आप कितना रीड करा लो, पर आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रीडिंग बुक्स। बट आई स्टिल रिमेंबर कि आपने ही मेरे को इंटेलिजेंट इन्वेस्टर दी थी बहुत टाइम पहले। हाँ। 7-8 साल 9 साल हो गए होंगे। तो मैंने जब उसको स्टार्ट करा था पढ़ना, तो मैं थोड़ा सा हो गया था कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों। तो 2-3 चैप्टर्स भी आगे देखे पर समझ नहीं आया था। तो आपने पढ़ी है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर खुद? वो मैंने तुम्हें अपनी बुक दी थी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की। अच्छा। वो मेरे लिए भी जब मैं वो सेम टाइम था जब मैं अपने लिए भी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहा था, और मैं भी लगातार चीज़ें पढ़ रहा था, नई नई चीज़ें देख रहा था, नई नई बुक्स देख रहा था और लोगों की जर्नी समझ रहा था। तो उसमें वॉरेन बफे के मेंटोर थे, टीचर थे, बेंजामिन ग्राहम।
तो वो उनकी लिखी हुई अमंग टॉप 3 बुक्स में से एक थी और वॉरेन बफे उसे बहुत रिकमेंड करते थे। तो मैंने भी सोचा कि जो सबसे अच्छा जिसने काम करा है उसकी तो पढ़ते सीधी इन्फॉर्मेशन वहाँ जो उसने बोला है पढ़ने के लिए वो पढ़ता हूँ। मैंने वो पढ़ी और काफ़ी हद तक मैंने पूरी ही पढ़ी, लेकिन मैं उसमें से इतना ज़्यादा कुछ ग्रास्प नहीं कर पाया। आई गेस वो बहुत टेक्निकल भी तो है, मतलब वो और थोड़ी यूएस मार्केट से रिलेटेड भी है। हाँ, वो यूएस मार्केट रिलेटेड भी है और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने में मतलब जैसे जो सारी टेक्निकलिटीज थोड़ी समझ गया हो, हाँ। बेसिक अकाउंटिंग सारी समझ गया हो, उसके बाद रीड करने का स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप नहीं है। फर्स्ट स्टेप नहीं है, फर्स्ट स्टेप के वो लिए डिमोटिवेट कर देती है। मोटिवेट कर देती है कि आप कहीं ना कहीं उस बंदे की बुक पढ़ रहे हो हाँ। जो कि वर्ल्ड का टॉप 3 रिचेस्ट में से है और उसने रिकमेंड करी है। हाँ। ये आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड जो कि वॉरेन बफे ने सीखा उसके लिए भी हो सकता है, उसमें वैल्यू भी थी बुक में। नहीं ये है, पर जैसे हम बुक पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा बेसिक व्यूअर बुक पढ़े तो पहले बात तो उसको भी नहीं समझ में आएगी मोस्ट लाइकली, तो वो कहीं तो से उसको कहीं डिमोटिवेशन हो जाएगा थोड़ा कि हाँ थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल हो समझ नहीं जाएगा आ रहा कि कुछ, मार्केट टिपिकल है, बहुत तो typical उसके है। लिए क्या है इजी वे में स्टार्ट करा जा सकता है। हाँ हाँ, तो एनी बुक्स जो आपको लगता है कि एक स्टार्टिंग में किसी को पढ़ लेनी चाहिए। मैं अपने सीरियल ऑर्डर में बता देता हूँ कि हाँ, जो हाँ। बुक्स मुझे लगता है कि जैसे आप मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उसका एक ऑर्डर बताता हूँ। फर्स्ट मैंने इंटेलिजेंट फेनेटिक्स पढ़ने को बोलूंगा सबको ना। ये Okay. इयान कैसल की बुक है। इसमें इन्होंने डिफरेंट यूएस बिजनेसेस कैसे कैसे स्टार्ट करे उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स ने। तो बेसिकली जैसे हमने अभी जीडीपी पे डिस्कशन करा कि इसे बूस्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर बनना जरूरी है, बिजनेसेस स्टार्ट करना जरूरी है। इसमें वो सारे बिजनेसेस जो यूएस में टॉप बिजनेसेस बने हैं उन सबके बारे में बताया है, ये कैसे कैसे स्टार्ट हुए। तो वो बड़ा मोटिवेशनल है, मार्केट से कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन इन्वेस्ट एक बिजनेस कैसे स्टेब्लिश करता है तो वो टॉप 10-20 बिजनेसेस के बारे में है, विच इज आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो, अगर आप फुल टाइम फुल फ्लेजेड कर रहे हो, पर अगर आपको यही नहीं पता कि बिजनेसेस रन कैसे होते हैं, बिजनेसेस बिल्ड कैसे होते हैं, बिल्कुल, तो आप कुछ भी कर लो, आप इन्वेस्टिंग में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। बिल्कुल, मुझे इसमें यही लगा। एंड वॉरेन बफे ने भी अपने स्टार्टिंग ऑफ द करियर में जब वो बहुत छोटे थे तो आई गेस ही स्टार्टेड वर्किंग एट सम वेंडिंग मशीन विद वेंडिंग मशीन समथिंग, नए नए बिजनेस करके देखे, न्यूज़पेपर भी डाले हैं, सारे काम करे हैं, सब करते थे। तो वो बेसिक करके देखा है। लेकिन ये बुक जो है ना आपको इंटेलिजेंट फेनेटिक्स, इसमें आपको टॉप की जर्नी मिलेगी, तो वो पढ़ने में भी मजा आता है क्योंकि आप एक मीडियोकर जर्नी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्योंकि उसके अंदर इतना एफर्ट नहीं जाता, आपका फिजिकल एफर्ट जाता है लेकिन मेंटल एबिलिटी जीरो से टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचने की वो समझ नहीं आती, तो वो इंटेलिजेंट फेनेटिक्स से आपको मिलेगी। ठीक है। सेकेंड बुक जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसके बाद पढ़ने में वो वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच है। इस बुक के अंदर मेनली ये था कि आपको बिजनेस तो समझ में आ गए इससे पहले, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट के लिए पीटर लिंच ने कैसे कैसे ये बिजनेसेस चूज करे, कब कब उन्होंने क्या क्या देखा जनरल लाइफ में घूमते हुए एज अ फंड मैनेजर, कब क्या उठाना है, कौन सा शेयर उठाया, क्या क्या देखा, वो बिजनेस उन्हें अच्छा क्यों लगा, तो उसके बारे में है। 10-20 बिजनेसेस उन्होंने इसमें डिस्कस करे हैं जब जिसमें उन्होंने अपनी पिक्स ली हैं अपने फंड की, तो वो मिलता है देखने को। और थर्ड बुक जो मुझे बहुत अच्छी लगी, नॉट अ बुक लेकिन वो लेटर्स ऑफ वॉरेन बफे फ्रॉम 1955, जो इनिशियल 10 इयर्स के लिए उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के लिए लिखे और उसके बाद अपनी कंपनी के लिए लिखे। तो वो सारे के सारे लेटर्स आप 1955 से पढ़ोगे तो उसमें आपको एक चीज मिलेगी जो मतलब एक लास्ट कोट जो मुझे उसमें से ध्यान रहती है, नॉट अ कोट, कि मैंने क्या सीखा उस बुक में से, अपना एक तो बेंचमार्क चूज करो अपने रिटर्न्स का फॉर अ ईयर, कि अगर निफ्टी 10% बढ़ी या 15% बढ़ी तो उसके कंपैरिजन में मैंने क्या करा, हमेशा कंपेयर करो किसी दूसरे के रिटर्न से नहीं, बेंचमार्क से। तो वो बेंचमार्क ने अगर 10% करा और मैंने ईयर में 15% ऊपर रिटर्न दिया तो मैं बेंचमार्क से अच्छा कर रहा हूँ। अगर मैं बेंचमार्क से अच्छा नहीं कर रहा तो इससे अच्छा तो मैं म्यूचुअल फंड में उस बेंचमार्क में इन्वेस्टेड हो जाऊँ, है ना, अगर नहीं कर रहा तो। और अगर अच्छा कर रहा हूँ, मैं बेंचमार्क से अच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे ईयर ऑन ईयर पता है कि मैं बेटर कर रहा हूँ। जिस बार बेंचमार्क ने नेगेटिव रिटर्न दिए 10% 20% के, तो अगर मेरा पोर्टफोलियो फॉर दैट ईयर कम गिरा तो ये भी मुझे सीखने को मिला कि नेगेटिव तो जाएगा लेकिन नेगेटिव कंपेयर कर लोगे तो आपको समझ में आएगा आप गलत नहीं हो। ये इक्विटी वर्सेस ऑप्शन वर्सेस फ्यूचर्स में क्या लगता है, क्या करना चाहिए? मेरी प्रेफरेंस जो मुझे लगता है और जो मैंने देखा, पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप ये बता दो सबको कि इक्विटी वर्सेस ऑप्शन वर्सेस फ्यूचर तीनों में डिफरेंस ही क्या है।
तो इक्विटी में जैसे मैं इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन समझा देता हूँ कि क्या होता है बेसिक ना। तो इक्विटी में अगर किसी को रिलायंस का शेयर हम 1000 रुपीज़ का मान लेते हैं और किसी को 300 शेयर बाय करने हैं, तो ब्रोकर अकाउंट में 3 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करेगा, वो ट्रांसफ़र करेगा, और उसके बाद जब 3 लाख रुपए का क्रेडिट आ जाएगा अपना ऑर्डर पंच करेगा फॉर 300 शेयर्स, 3 लाख रुपए की जिसकी वैल्यू हुई, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो ये एग्जीक्यूट हुआ है इक्विटी पार्ट के अंदर। आपने पूरा पैसा दिया जो खरीदना था, वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट आ गया इन द फॉर्म ऑफ द क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर, ठीक है। तो वो आ गया। अब फ्यूचर में किसी को काम करना है या ऑप्शंस में काम करना है, इसमें वो बंदा लीवरेज ट्रेड ले रहा है। इसके अंदर भी 300 शेयर मान लीजिए खरीदने हैं फ्यूचर के अंदर। रिलायंस का एक फ्यूचर भी है, इंस्ट्रूमेंट का नेम हो गया रिलायंस दिसंबर फ्यूचर। इसके अंदर एक बेसिक चीज है कि 300 शेयर की क्वांटिटी मिनिमम रहेगी। इन इक्विटी आप क्वांटिटी वेरी कर सकते हो फ्रॉम 1 to 1000 और 1001 और एनी क्वांटिटी, जिस भी आप जितना पैसा है उतना ले सकते। इसमें क्वांटिटी फिक्स्ड होती है कि 300 या उसके मल्टीपल में ही बाय होगा। अब रिलायंस का शेयर मान लीजिए 300 की क्वांटिटी में लॉट बना हुआ है, तो आपको मिनिमम 300 शेयर उठाने हैं। उसकी वैल्यू कितनी बैठी, 1000 का प्राइस हमने एज्यूम करा, तो 3 लाख रुपीस का ऑर्डर हो गया पूरा का पूरा। लेकिन फ्यूचर एज अ इंस्ट्रूमेंट कहता है कि आपको 3 लाख रुपीस पूरे डिपॉजिट नहीं करने, आप इसका 20% हमारे पास डिपॉजिट कर दो, या जो भी मार्जिन एक्सचेंज बोलती है ऑन दिस पर्टिकुलर शेयर 20% का मार्जिन है, तो आपने 20% हो गया, 3 लाख का 60,000 रुपए हो गया। आपके डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में 60,000 रुपए हैं, तो आप ये रिलायंस के 300 शेयर फॉर दिसंबर फ्यूचर परचेस कर सकते हो। फॉर दिसंबर फ्यूचर से क्या मतलब है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 300 शेयर्स का, कॉन्ट्रैक्ट क्या, कॉन्ट्रैक्ट नेम है कि ये इंस्ट्रूमेंट का नेम है रिलायंस दिसंबर फ्यूचर, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिसंबर आपको ये बताता है कि ये सौदा सिर्फ दिसंबर तक वैलिड होगा, ठीक है। एक एंड डेट आएगी लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी वीक, उस दिन ये एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायरी का मतलब है या तो उससे पहले आप बेच दो, या जो उस दिन का क्लोजिंग प्राइस होगा अगर आपने नहीं बेचा तो उसके रेट से सेटल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास 60,000 रुपए थे और आपको 300 शेयर लेने थे, आपके पास 3 लाख नहीं थे, और आप बुलिश हो रिलायंस पे कि ये इस महीने 1000 का 1200 होगा, ठीक है। तो आप ये एंड डेट ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे, हाँ, आपको लगता है कि विद इन अ मंथ हो जाएगा ये काम, अराउंड 1200, नहीं तो भाव तो बढ़ेगा 1000 से कहीं ना कहीं, और मेरे पास इस 300 शेयर उठाने का मन है, उसके लिए मेरे पास पूरा पैसा नहीं है, ठीक है। तो बंदे ने 60,000 रुपए ट्रांसफर करे और 60,000 रुपए से रिलायंस का दिसंबर फ्यूचर उठा लिया, 20% मार्जिन मनी दे दिया, ठीक है। अब बेसिकली उसका प्रॉफिट लॉस किस अमाउंट पे होगा, 60,000 पे नहीं होगा। 60,000 टोकन मनी है, जैसे कि तुमने बोला पूरा का पूरा। इस टोकन मनी को एज अ सिक्योरिटी रख लिया है। अब मान लीजिए नेक्स्ट डे रिलायंस का शेयर 1100 क्लोज होता है, बढ़ गया वो अगले दिन ही 10% बढ़ गया, या विद इन 2-3 डेज बढ़ गया, और आप सेल करना चाह रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने 300 शेयर का 60,000 रुपए देके खरीदा था, अब आप सेल करना चाह रहे हो, तो उसमें हुआ कि आपने सेल का ऑर्डर पंच करा, रिलायंस के शेयर सेल ऑफ हो गए, आपको कितने रुपए क्रेडिट आएगा, आपने 1000 रुपए पे कॉन्ट्रैक्ट लिया था रिलायंस का फॉर 300 शेयर्स, अब वो 1100 हो गया, तो बेसिकली शेयर नहीं मिलेंगे आपको, जो डिफरेंशियल है वो सेटल आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट या लॉस। इस केस में 1000 से 1100 बेचने में आपको 100 रुपए पर शेयर बच रहा है, फॉर 300 शेयर्स यू मेड 30,000 ऑन अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000। तो जब आप सेल एग्जीक्यूट कर देते हो तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 2 एंट्री पास होंगी, एक तो होगी आपका मार्जिन रिवर्स हो गया, जो आपने बयाना दिया था, क्योंकि अब सौदा आपने सेल ऑफ कर दिया, आपके पास नहीं है, तो वो तो 60,000 एज अ मार्जिन रिटर्न हो गए, प्लस जो डिफरेंशियल है बाय प्राइस और सेल प्राइस का 100 रुपीज पर शेयर ऑन 300 रुपीज, वो 30,000 और क्रेडिट आ गया। तो एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर जिसने पैसे लगाए हैं उसे लगेगा 60,000 पे 30,000 रुपए बने, लेकिन इस सोच से बचना है, 60,000 पे 30,000 रुपए नहीं बचे, 50% का गेन आप कैपिटल वाइज तो सोच सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में सिमिलर वे में देनदारी भी थी। अगर 1100 की जगह 900 बंद होता और एक्सपायरी तक नहीं बढ़ा और आपने नहीं बेचा पूरी उम्मीद में अब बढ़ेगा, एक्सपायरी आ गई, तो 900 पे सेटल होता तो आपके 30,000 रुपए उड़ जाते। तो आप इस पे लीवरेज ट्रेड पे बहुत 3 लाख रुपए के माल पे काम कर रहे हो, तो वहां पर उतना लॉस हो सकता है, ये मान के चलना पड़ेगा। ओके, तो ये रिस्की बहुत है। 20% मूवमेंट में शेयर के आपकी कैपिटल जो है, जो आपकी बेस थी, क्योंकि आपके पास और नहीं थे इस ट्रेड को लेने के लिए, अगर आपने ये सोच के लिया है तो आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। ओके,
तो इस रिस्क को बहुत समझना जरूरी है। ये सीजन्ड इन्वेस्टर्स या हेजर्स के लिए है चीजें बनी हुई, कि उन्हें पता है उन्हें हेजिंग के लिए काम करना है, उनके पास शेयर्स ऑलरेडी हैं, वो बाय कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। एक बार हेजिंग बता दो कि हेजिंग क्या होता है, जिससे सबको समझ में आ जाए। हेजिंग में बेसिकली आप 2-3 तरीके से कर सकते हो कि मतलब हमारे पास ऑलरेडी लॉस मिनिमलाइज हो जाए। लॉस मिनिमम कर रहे हो, आप एक इंटैक्ट रख रहे हो अपनी पोजीशन को। मेरे पास शेयर्स हैं, अगर बढ़ गया, अगर मैंने सेल आउट कर रखा है, तो एटलीस्ट अगर नीचे जाने लगा तो मेरा रिलायंस का लॉट सेल हुआ है, तो मुझे 1000 का रेट तो मिल ही जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू नीचे जाएगी, इस पे लॉस, इस पे मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। अगर नीचे गया और मैंने ब्लैंक सेल आउट कर रखा है, अगर मेरी इक्विटी 1000 से 900 आ गई, तो उस केस में जो कि डिलीवरी है, जो कि मुझे नहीं बेचनी, तो मैं फ्यूचर से कमा लूंगा, जो मैंने ब्लैंक सेल आउट कर रखा है सिर्फ 60,000 देके। तो उनके लिए तो ठीक है हेजिंग करना। अब लोग ऐसा भी करते हैं कि उन्होंने पोर्टफोलियो के अंदर मल्टीपल कंपनीज ले रखी हैं, वो कंपनीज उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है पोर्टफोलियो के अंदर, लेकिन फॉर अ शॉर्ट टर्म वो नेगेटिव है मार्केट में कि मार्केट नीचे आएगा, तो वो अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाह रहे हैं। मार्केट नीचे जाएगा, उनकी कंपनीज नीचे आएंगी, तो 10% डाउन तो आएगा, उनके पास कैपिटल है, और उस इक्विटी पे जो उनका पोर्टफोलियो, उस पर भी उन्हें लीवरेज मिल रही है। तो वो अगर फ्यूचर निफ्टी का सेल आउट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में उनका नुकसान 10% नहीं होगा, वो उसे समवेयर नैरो डाउन कर देंगे, या 2-3%, 4% कहीं ना कहीं उसमें कम कर देंगे। तो ये हेजिंग होती है, तो इसके लिए इस्तेमाल करने के लिए बना है। लेकिन अनअवेयर इन्वेस्टर इसके अंदर सोचता है कि 60,000 में इतना काम हो सकता है, और वो इसके अंदर चला जाता है, और एंड ऑफ द डे 2-3 साल के अंदर पूरी की पूरी कैपिटल वाइप आउट कर देता है। और ये कहते हैं अब इस गली नहीं जाना। फ्यूचर्स में भी ऑप्शन में भी। ऑप्शन में बेसिकली 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉल और पुट। कॉल होता है राइट टू बाय, और पुट होता है राइट टू सेल। कॉल इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में भी, जैसे रिलायंस का ही कंसिडर कर लेते हैं, फॉर अ प्राइस ऑफ 1000, अंडरलाइनिंग एसेट रिलायंस का शेयर है, जिसके बेसिस पे फ्यूचर भी चलता था, जिसके बेसिस पे कॉल पुट भी चलेंगी। अब इसे सिर्फ ऐसे कंसिडर कर, कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, जो स्क्रीन पे दिखेगा आपको, बाइंग स्क्रीन पे, रिलायंस 1000 दिसंबर कॉल। ये कॉन्ट्रैक्ट का नाम हो गया। इसमें दिसंबर आपको ये बताता है, दिसंबर मंथ में एंड ऑफ द डे लास्ट थर्सडे में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर जाएगा, जो भी है खत्म हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। अगर आपने नहीं बेचा तो एज पर द अंडरलाइनिंग एसेट, जो कि रिलायंस का इक्विटी का शेयर है, उसकी प्राइस के बेसिस पे। इसके अंदर 1000, इसे 1000 को बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। उसके बाद दिसंबर मैंने बता दिया जो उसका एक्चुअल प्राइस है। नहीं, ये इससे स्ट्राइक प्राइस मान के चलो फिलहाल, ठीक है, और रिलायंस का शेयर का प्राइस अलग है, उसे अलग लेंगे, ठीक है। कॉल ये बताती है, ये कॉल आपके पॉजिटिवली, अगर आपकी ओपिनियन है, अगर कोई बुलिश है उस शेयर पे, तो वो कॉल की पोजीशन लेगा। अब इसके अंदर फ्यूचर से भी कम पैसा लगता है। ओके। अब सपोज रिलायंस की 1000 कॉल 20 रुपीज की चल रही है फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ 300। लॉट साइज दोनों में सेम रहेंगे, जो फ्यूचर में 300 शेयर्स का था वो सेम लॉट साइज रहेगा कॉल में भी, ठीक है। तो मतलब एक इन्वेस्टर को बाय प्राइस में 20 दिखेगा और क्वांटिटी मिनिमम 300 दिखेगी, तो वो ये सोचेगा अगर मैं ये सेलर से खरीदता हूँ तो मेरे को पास 20 into 300 का आउटगो होगा, 6,000 रुपए निकलेंगे मेरे अकाउंट से, और ये 6,000 को बोलते हैं प्रीमियम दिया है। ओके। अब ये 6,000 रुपए का प्रीमियम दे दिया कस्टमर ने, और ये इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया। 2 पार्टी हैं हर कॉन्ट्रैक्ट में, एक बायर और सेलर। बायर क्या सोच रहा है, रिलायंस का शेयर इस मंथ में 1200 या उसके ऊपर के या उसके आसपास जाएगा, मतलब 1000 से बढ़ेगा कहीं ना कहीं, चाहे उसका टारगेट 1200 हो, 1100, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मैं सिर्फ 6,000 रुपीज देके पोजीशन बना सकता हूँ उसके अंदर। इस कॉन्ट्रैक्ट में सेलर ने क्या कमिट करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि वो 20 रुपीज में उसी चीज को बेच रहा है। 2 पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट की, बायर और सेलर, वो 20 रुपीज में सेल कर रहा है। सेलर ये बोलता है बायर से, मैं आपको रिलायंस के शेयर 1000 रुपीज की प्राइस पे दे दूंगा, किसी भी दिन इस दिसंबर एक्सपायरी तक आप मुझे 20 रुपीज पर शेयर दो। ओके। अब बंदा बोलेगा मेरे पास तो पूरे पैसे हैं 3 लाख रुपए, तो मैं डिलीवरी में ले लूंगा, मैं यहाँ पर तुझसे महीने में 1,000 रुपए के भाव पे लूंगा शेयर, 300 शेयर, जो कि स्ट्राइक प्राइस है, प्लस 20 रुपीज एडिशनल दे रहा हूँ, तो ये तो मेरी एडिशनल कॉस्ट हो गई। तो जिसके पास पूरा पैसा है वो तो इक्विटी में एक्सपोजर ले लेगा, ठीक है, क्योंकि उसका मंथ का हॉरिजन भी नहीं है, वो लॉन्ग टर्म बुलिश है उस पर। और जिसके पास शॉर्ट टर्म पैसा है और वो फॉर अ मंथ करना चाह रहा है काम, और बहुत कम पैसे पे करना चाह रहा है, तो वो इन्वेस्टर कॉल की तरफ अट्रैक्ट होता है।
यहाँ मैंने 1000 वाली चीज 1020 में ले ली है, पे अभी सिर्फ 20 रुपीज कर रहे हैं फॉर 6000 रुपीज फॉर फुल मंथ ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिलायंस, 1000 रुपए में। अब ये मानो बाय एंड ऑफ द मंथ जो एक्सपायरी डे है, शेयर 1200 रुपीज क्लोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ सिमिलर दिसंबर मंथ में एंड ऑफ द मंथ में, एंड ऑफ द मंथ में जहां कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है वहां 1200 रुपीज रिलायंस का शेयर बंद हुआ। ठीक है, अब 1200 पे सेलर ने क्या प्रॉमिस करा था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, मैं आपको 1000 रुपीज पे दे दूंगा शेयर, चाहे भाव कुछ भी हो, हाँ। आप मुझे 20 रुपीज पर शेयर दे दो। क्योंकि वो सेलर सोच रहा था कि 1000 रुपए प्राइस आएगा, 1000 रुपया उसके नीचे ही रहेगा, ये 20 रुपीज का प्रीमियम 6000 रुपीज, ये पूरा का पूरा मुझे बच जाएगा। अच्छा, और बायर ये सोच रहा था कि 20 रुपीज सिर्फ एक्स्ट्रा देके, जो कि 1000 रुपए के 20 रुपीज देना मतलब बहुत नेग्लिजिबल, 2% कॉस्ट हुई 20 रुपीज फॉर 1000, है ना। तो 2% कॉस्ट एडिशनल में मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने को मिल रहा है, प्रॉफिट पूरा 1000 रुपए की प्राइस पे मिलेगा। अब 1200 क्लोज हुआ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसे ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, उसमें सिचुएशन में होता क्या, मैं जाता सेलर के पास कि तुमने 1200 रुपए पे वादा करा था, तो मुझे 1000 रुपए में वादा करा था शेयर देने का, प्रीमियम भी दे चुका, अब शेयर दे दो मुझे। वो मान लीजिए शेयर दे देता है 1000 रुपए की प्राइस पे, सेलर क्या करेगा, जो बायर है वो क्या करेगा, उसका वो पूरा का पूरा 300 के हिसाब से पूरा 3 लाख रुपए दे देगा। उसके टोटल आउटगो कितना हो गया, 1000 प्लस 20 रुपीज, 3,06,000 रुपए उसने दे दिए, उसे वो शेयर मिल गए। अब उसे उस पर प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बुलिश नहीं है, तो वो एक फिजिकल सिनेरियो में क्या करता, 1200 रुपए में जो करंट प्राइस चल रही है उससे बेच देता। 1200 रुपए पे बेचने के बाद उसे कितने रुपए बचते, 200 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता, 20 रुपीज उसकी कॉस्ट आई थी, 180 रुपीज पर शेयर का उसे प्रॉफिट हो जाता फॉर 300 शेयर। तो 6000 रुपए लगा के 55,054 हाँ, तो 54,000 रुपीज कमा लिए उसने ऑन अ 20% अप मूव ऑफ अ शेयर ऑन अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 6000। 6000 पे 54,000 रुपए कमा लिया। तो कितना बड़ा पुश है, ऑलमोस्ट जिसके साथ पहले महीने में ऐसा हो जाता है, उसे लगेगा मैंने तो वो चीज समझ ली है जिससे मैं बहुत कम पैसे से अरबपति बन सकता हूँ, तो वो ये सोचेगा। अब मार्केट में कैसे सेटल डाउन होता है, मार्केट ऐसा नहीं करता आप फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर लेने गए, क्योंकि जिस पे फिजिकल डिलीवरी का पैसा था वो फिजिकल डिलीवरी इक्विटी में ले चुका होता। तो मार्केट में कैश सेटलमेंट है कि जो भी प्रॉफिट आ रहा है करंट प्राइस पे, सेलर वो आउटगो कर देगा सीधा सीधा। ओके, मतलब 20 रुपए की चीज मार्केट में 200 रुपए की बिकने लगेगी। ओके, तो सेलर मार्केट प्लेस में ही जाके 20 रुपीज का जहां बाय का कॉन्ट्रैक्ट उसने बाय करा था, अब 200 रुपीज में से सेल आउट कर देगा। जो सेलर है उसे 20 रुपीज तो इनपुट आया था, 6000 रुपए, 200 रुपीज आउटगो चला गया, 60,000 रुपए दे दिए, 6000 रुपए आए थे, सेलर 54,000 के नुकसान में, बायर 6000 पे 54,000 कमाए हुए हैं और वो नुकसान में है। अब लोग सोचेंगे ये सेलर सिर्फ उसका तो प्रॉफिट लिमिटेड है 6,000 रुपीज का। हाँ, यही वाली एक चीज है जहाँ पे लोग बहुत कभी भी डिफेंड करने आ जाते हैं, सेलर क्या कर रहा है, क्यों बेच रहा है। हाँ, अब मेनली होता क्या है, 20% अप मूव रेगुलर नहीं आते। लार्ज कैप शेयर्स पे 15% का CAGR होगा मोस्ट ऑफ द कंपनीज पे। लिमिटेड कंपनीज तो भाग जाती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनी सिर्फ 15%, जिनकी थोड़ी सी भी वैल्यूएशन ओवर चली गई, मोर देन 40 PE चला गया, तो 15% भी ग्रो करने में उन्हें दिक्कत आ रही है। और वो पूरी हाई वैल्यूएशन पे, मार्केट भी हाई वैल्यूएशन पे है, तो वो सोचते हैं कि हम ऊपर की कॉल बेचते रहते हैं। जैसे 1000 रुपए की स्ट्राइक प्राइस है, ऐसे 1200 रुपए की डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है। तो 1200 रुपए वाली स्ट्राइक प्राइस बेचता हूँ, 10 रुपए भी मिलेंगे, 3000 रुपए फ्री के हैं, मल्टीपल कॉल्स बेचूंगा इसकी, 1200 तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जाएगा कहीं ना कहीं। वो ये सोच के उसकी 3000 रुपए नहीं कमाता, वो 100 कॉल बेच रहा है। वो ये सोच रहा है कि मेरे पास 100 कॉल बेच के 3 लाख रुपए आएंगे, और मेरे पास इसकी पोजीशन लेने के लिए पैसे हैं। उसे सिर्फ 3000 रुपए लॉक नहीं होंगे, उसके ज्यादा पैसे लॉक होंगे, उसके 60,000 पर लॉट लॉक होंगे। तो वो ये लॉक करने को तैयार है एक ऐसे गेन के लिए जो कि उसे लग रहा है शोर शॉट आना ही है, और वो 10-10 महीने तक उसे कई बार आता भी रहता है। और एक ही बारी में जिस बार 10 महीने 12 महीने के अंदर गवर्नमेंट का कोई चेंज आ गया, पॉलिसी चेंज आ गया, कंपनी ने रिजल्ट सुपर दे दिया, 1 साल नहीं दिया, 2 साल में दे दिया, तीसरे साल में कहीं ना कहीं वो जब एक साथ 1200 या 1500 रुपए क्रॉस करेगा, क्योंकि लार्ज कैप भी कई बार बढ़ जाते हैं, 2-2 साल नहीं बढ़े, एकदम बढ़ जाते हैं, एकदम बढ़ जाते हैं। तो जो उसने
पिछले 10 महीनों में इकट्ठा कराए ना, एक बार में 3-3 हजार रुपए पर लॉट बेच के 3-3 लाख रुपए, अब 100 लॉट बेचे हैं, अब प्राइस 1500 रुपए हो गई सीधी, वो 300 रुपए छोड़ रहा होगा अपने लॉट पे। 20 रुपए कमाए थे, 300 रुपए दिए पर लॉट, तो वहां उसे भी नुकसान है, सेलर को हो जाता है। ये मेनली तब होता है जब सडन मूवमेंट इन प्राइस आ जाता है। हाँ, वो क्योंकि थोड़ा अपने आप को बेटर ऑफ करके पर तो अगर हम चलेगा। मान लेते हैं कि अगर वो 1200 का 900 हो जाए तो उससे ज्यादा प्रॉफिट भी तो हो जाएगा। नहीं, उसे सिर्फ उतना ही बचेगा जो प्रीमियम उसने पे आउट करा है। ओके। बायर ने जो प्रीमियम दिया है उसे, पर बढ़ जाए जितना उतना लॉस हो जाएगा। बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट है और सेलर को लिमिटेड प्रॉफिट है। ओके। सेलर का, बायर का लॉस लिमिटेड है, वो ज्यादा से ज्यादा अगर 1200 नहीं हुआ, बिलो 1900 रुपीज शेयर क्लोज हो गया। अब 900 क्लोज होने में मैं बायर फिजिकली मार्केट में जाएगा कि मुझे 1000 रुपए पे दे दो, वो कहेगा यार 6000 रुपए गए, 20 रुपीज पर लौट गया, मैं ऐसा नुकसान मान लेता हूँ, मैं शेयर की डिलीवरी नहीं ले रहा। बात यही हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर मैं नहीं लूंगा तो जो मेरा प्रीमियम है वो पूरा का पूरा सेलर को मिल जाएगा, मैं उसे लॉस आउट कर दूंगा। तो मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके लॉस से छोड़ रहा हूं। लिमिटेड है, लॉस लिमिटेड है। तो लॉस लिमिटेड हो गया, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो गया। और सेलर को लॉस अनलिमिटेड है, टू द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी हो सकता है। तो फिर ऑप्शन बायर ज्यादा अच्छा है, ऑप्शन बाइंग? एंड ऑफ द डे दोनों पैसे कमाते हैं। तो जब उसमें लिमिटेड लॉस है फिर वो कैसे? 10 महीने तक कई बार कमाता रहता है, एक लॉन्ग साइकिल में 15 महीने, 2 महीने का, 20 महीने कमा रहा है लगातार अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में। किसी एक ना एक बार उसकी साइकिल खराब हो जाएगी, अच्छा, किसी नए कॉन्ट्रैक्ट में हो जाएगी। ओके। मतलब अगले 5 साल तक क्या लार्ज कैप कोई बढ़ेगा नहीं, किसी ना किसी बार तो सेल आउट करते हुए वो गड़बड़ कर जाएगा। और नहीं बायर तो सिर्फ 6000 देगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो फिर ऑप्शन बाइंग ज्यादा अच्छी है अगर लिमिटेड लॉस है तो। उसके पास 6000 रुपए थे, हाँ, वो हर साल हर महीने 6000 रुपए लगाता रहता है। क्या हर महीने 20% का मूव आ रहा है शेयर में? ओके। एक बार ही तो कमाए। अगले हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर महीने के कॉन्ट्रैक्ट में क्या वो 20,000 20% अपमूव शेयर की पकड़ पाता है? इतना स्मार्ट है या इतना कोई कर सकता है? नहीं पॉसिबल है। कहीं ना कहीं वो अगले 10 महीने तक ढूंढने में कि जो एक महीने में 20% दे जाए, वो सोचता रहेगा, क्योंकि उसने पहली बारी में पैसा कमा लिया मल्टीपल टाइम्स। तो वो भी लगा रहेगा, सेलर भी लगा रहेगा। सेलर को लगेगा मैं सेफ हूँ, बायर को लगेगा मैं सेफ हूँ। अल्टीमेटली दोनों अपना टाइम लॉस कर रहे हैं और कुछ भी ग्रो नहीं कर रहे। पैसा भी तो सबसे ज्यादा 5 साल के बाद देखोगे दोनों ने कुछ नहीं कमाया, नुकसान में चले गए, और वो एफडी के रिटर्न्स भी बीट नहीं कर पाए। उल्टा नेगेटिव भी हो जाते हैं लोग। तो नेगेटिव तो होते हैं, नेगेटिव रिटर्न है, नेगेटिव रिटर्न तो आने ही आने एंड ऑफ द डे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, आप मिनिमम भी, अब जो सेलर है वो अपने आप को सिक्योर मान के चल रहा है कि मैं इतने से कमाऊंगा और सिक्योर रहूंगा, वो अपना टाइम भी गवा देगा और एक साथ झटके में पैसे भी गवा देगा, थोड़े थोड़े करके इकट्ठे हुए। लेकिन ओवर अ 5 ईयर पीरियड आप नहीं देखोगे किसी ऑप्शन सेलर ने भी पैसे कमाए। ओवरऑल मार्केट में लिमिटेड ऐसा नहीं है, 2 4 5 लोग हो सकते हैं हर 1000 में से। राकेश जी भी तो थे। राकेश जी ऑप्शन में काम नहीं करते थे, उनकी सलाह होती थी। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जितना शुरुआत में तो पैसा उन्होंने वहीं से बनाया, सट्टा खेल खेल के। उन्होंने लीवरेज पोजीशन इन इक्विटी ली। ओके। ये करा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए के मेरे पास कैपिटल है तो 1.5 लाख का माल ले लिया या 1.5 करोड़ का ले लिया। तो ऐसे वो लीवरेज ली अपनी पोजीशन पे, जो कि उनके पास ऑलरेडी शेयर पड़े हुए हैं, उनकी प्लेजिंग पे उन्होंने इक्विटी में पोजीशन बढ़ाई है। फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं गए। फ्यूचर एंड ऑप्शन पे उन्हें हर बार यही कहते थे कि यहाँ जल्दी जल्दी जो बायर है उसके पास क्या है, एक बारी में ज्यादा आ जाएगा और वो धीरे धीरे करके देता रहेगा, तो जैसे और सेलर एक बारी में दे देगा। पर मुझे एक इंसिडेंट याद है जहाँ पे उन्होंने एक इंटरव्यू में यही बोला था कि बजट का टाइम था जब 1991 था या 1999 था, कुछ तो ऐसे था। हाँ, जब उन्होंने बोला था मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू 3 करोड़ थी, आ जाएगा वो अपना। हाँ, आई वेंट ऑल इन और वो 20 करोड़ हो गया था अगले दिन। हाँ, तो वो कैश में तो नहीं हो सकता। नहीं, उस समय मूवमेंट भी बहुत बड़े आए, क्योंकि जो 1990s का पीरियड देख रहे हैं ना, वहाँ इंडेक्स भी 10 टाइम हुआ है 2 इयर्स के टाइम फ्रेम में, 2 and 2.5 इयर्स के टाइम फ्रेम में। शेयर तो 100 गुना 20 गुना हुए हैं। और उस टाइम सर्किट लिमिट नहीं होती थी, एक शेयर पे कितना। नहीं, सर्किट लिमिट भी नहीं थी, चलता रहता था। और या तो सर्किट फिर लग रहे हैं तो लगातार ऊपर की, बायर नहीं मिल रहा है, सेलर नहीं मिल रहा, हर किसी से माल लिए जा रहे हैं। सर्विलेंस नहीं थी। नहीं, अब वो सारे मेजर्स अब आए हैं ऑनलाइन। तब तो वो उसमें रिंग में जाके ट्रेडिंग होती थी ना। तो ये जो ऑनलाइन मोड आया है तो पूरी तरह डिफरेंट हो गया। यहाँ रेगुलेशन भी डिफरेंट है। वो
रेगुलेटर लगातार मार्केट्स को टाइट करते रहते हैं, जहाँ भी गैप्स लूप होल्स होते हैं उन्हें करेक्ट आउट करते रहते हैं, तो वो सब तो नया आता रहता है लगातार। तो वो पूरा एक डिफरेंट टाइम था जब उन्होंने जो टाइम देखा है। मैंने तो ये सुना है कि सीमेंट्स के शेयर और मल्टीपल शेयर्स में लोगों ने और टेक के शेयरों में 50-50 रुपए के लिए और वो 5-5 हजार रुपए बिके हैं। ACC अल्ट्राटेक हाँ, तो 50 ऐसा का टाइम 10 आया है, 10,000 हो गया तो था। वो टाइम शायद हम नहीं देखेंगे, हाँ। लेकिन इन जनरल हम भी अच्छा टाइम देखेंगे मार्केट्स में। हाँ ऑफ कोर्स वो पहले वाला टाइम वाज टोटली डिफरेंट। बिल्कुल। वहाँ पे रामदेव अग्रवाल के उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था कि मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का 30 करोड़ रुपए हो गया। 30 से हाँ 10 आया, 10 के 100 हो हाँ, गया। तो उन्होंने बताया कैसे बढ़ा पोर्टफोलियो, 1 करोड़ हुआ, 1 का 10 हुआ, 10 का जैसे मार्केट हर्षद मेहता कांड हुआ, 10 का 3 रह गया, हाँ। फिर 2000 के बाद वो वापस 30 हो गया। तो वो एक बहुत अलग साइकिल थी। हाँ, तो इससे आज वो वाले रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर वैसी सकते। नहीं आएगी, लेकिन जैसे मिड कैप इन्वेस्टर्स हैं 30% ड्रॉ डाउन तो वो भी देख रहे हैं, 50% भी देख रहे हैं कई इन्वेस्टर की। 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो 5 लाख 7 लाख का रह गया, ऐसा भी हो रहा है। तो मतलब एंड गेम ये है कि मतलब ऑप्शंस ऑफ फ्यूचर्स एंड गेम है। वहाँ पे अगर आप आ मेरे गए, मेरे वर्ड्स में इसकी सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू है, हाँ, और आप अपने आप को समझा रहे हो ऐसा करके हो जाएगा और सीख रहे हो, आप इसके पैसे दे रहे और हो, जेब में कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आएगा, आएगा तो चला जाएगा। हाँ। 5 साल के बाद मतलब आपको रियलाइज होगा कि 100 में सारे से काम खराब 100 थे। में से 5 लोगों को आ जाएगा, पर 95 लोगों को तो नहीं आ नहीं रहा। आएगा, नहीं और ये तो आएगा। सेबी की भी रिपोर्ट और थी। जो हाँ बिल्कुल, सेबी की रिपोर्ट्स भी इसी तरफ इंडिकेट कर रही थी। हम्म, और अगर कोई आपसे बोलता भी है हम्म, कि मैंने कमाया, या कोई एडवाइजर या कोई बोलता है कि मैंने इस पे कमांड पा लिया, तो और मैं कर पाया हूँ 4-5 साल से, मेरे पास करोड़ों रुपए हो गए, या जितनी भी कैपिटल लगाई वो बहुत ग्रो करी, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि अपना कैपिटल गेन स्टेटमेंट दिखाओ भैया 4-5 साल का। हाँ। क्योंकि मैंने जितना देखा है 20 साल के अंदर, मैंने नहीं देखा कमाते कोई हुए। नहीं कमाता। शायद वो इन्वेस्टर मेरे यहाँ ना आए हों जो कमाते हों, लेकिन मैं उनका किसी की भी बात का यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि ये कहने वाले कि मैंने बहुत कमा लिया, ये बहुत है बाजार के अंदर बहुत है। कि मैंने ये करा, और वो सिर्फ अपनी अच्छी स्टोरीज और अच्छा टाइम्स याद रखेंगे। जहाँ पोर्टफोलियो नेगेटिव आया वो इक्विटी में भी याद नहीं रखेंगे। सही बात है। तो ठीक है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स तो नहीं करना चाहिए, फिर कुछ भी हो जाए तो कैश ऑप्शन, क्या कैश सेगमेंट, इक्विटी बेस्ट है। तो इक्विटी में भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं। इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गई, मिड टर्म एंड फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो गई। तो इंट्राडे आप थोड़ा बताओ कि इंट्राडे क्या होता है, क्या कौन करते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इंट्राडे के अंदर होता यह है कि इंट्राडे उसे बोलते हैं जब हमने दिन में कोई शेयर खरीदा या बेचा, और एंड ऑफ द डे से पहले ही 3:30 से पहले उसे स्क्वायर ऑफ कर लिया। ठीक है। अगर बाय करे थे हमने किसी कंपनी के 1000 शेयर्स, तो बाजार बंद होने से पहले चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो या एट पार हो, आपने सेल आउट कर दिया, उस ट्रेड को इंट्राडे बोलते हैं। और डिलीवरी उसे बोलते हैं अगर आपने एक दिन रुक गए, अगले दिन बेचा, चाहे 1 साल के बाद, चाहे 50 साल में बेचा, वो सब डिलीवरी है मार्केट टर्म्स में। तो इंट्राडे में आप शॉर्ट टर्म मूवमेंट कैच करने की कोशिश करते हो, डे का मूवमेंट कैच करने की कोशिश करते हो, या आपको लगता है कि मैंने शेयर स्टडी कर लिया है, वो नीचे आता है, यहाँ से मूवमेंट ऐसा लेता है, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो। मुझे लगता है ये इंट्राडे आपके एफएनओ से भी ज्यादा रिस्की है। दोनों बराबर रिस्की हैं, एफओ ज्यादा रिस्की है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, आप इंट्राडे की पोजीशन तो एंड ऑफ द डे क्लोज हो जाएगी। हाँ। जो आप 30 दिन तक रख सकते हो या 3 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट, पर आप इंट्राडे को कैरी भी कर सकते हो चाहो तो। नहीं, इंट्राडे कैरी नहीं होता, इंट्राडे स्क्वायर ऑफ होता है अगर आप सेल साइड में है तो। अगर आप सेल साइड में, अगर सेल साइड में तो कैरी नहीं होगा, बाय साइड में आपने फिर उसे डिलीवरी बना दिया, चाहे बीटीएसटी बना दिया, चाहे आप अगले दिन बेचो, चाहे अगले साल बेचो, वो एक अलग चीज है। लेकिन क्या है, फिर ये फोकस करना चाहिए कि इंट्राडे में अगर आपने कोई पोजीशन बनाई है तो वो पोजीशन बनाई है लीवरेज जो आप रख सकते हो और आपको एज अ कंपनी पसंद है, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म न्यूज पे नहीं होना चाहिए। तो एंड स्विंग ट्रेडिंग, मिड टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म, तो आप इसमें क्या कहोगे कि जैसे स्विंग ट्रेडिंग तो हो गया कि मैंने आज लिया, 3-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद काट दिया, तो मैंने उसे स्विंग करता रहा, आज ये लिया, थोड़े टाइम बाद काट के निकल गए। तो एक तो ये मेथड हो गया, और एक हो गया कि हाँ चलो मैंने 1 साल तक लेके बैठा रहा, फिर बेच दे, जैसे मिड टर्म इन्वेस्टिंग, और 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। ठीक है। तो बेस्ट क्या है, मतलब देखो, क्योंकि बहुत लोग इम्पेशेंट हैं, बहुत लोग नहीं, जैसे मैं खुद 1 साल तक बहुत कम स्टॉक होल्ड करता हूँ, ठीक है, तो मेरा मेनली रहता है कि अगर कर रहा हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है, करा भी है 1 साल तक भी, 1 से ज़्यादा भी, पर 6-7-8 महीने में रोटेट कर लेता हूँ मैं। तो
क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म वेल्थ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे फोकस रहे या स्विंग करते रहो, थोड़ा थोड़ा इधर उधर शफल करते रहो? मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पे ही फोकस करना चाहिए, तो और मतलब अगर लेके डाल दो। लेके डालते रहो। और शॉर्ट टर्म में भी अगर आप सोच रहे हो तो ये है कि आपने लॉन्ग टर्म ओपिनियन रखी शेयर पे कि अगर किसी भी शेयर पे मैं बुलिश हूँ कि ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी, ग्रो करेगी, और मैनेजमेंट में भी सुना आपने अच्छा करते हुए, और टेलविंड्स भी हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी पुश है सेक्टर को, तो आप इस पे बुलिश हो। अब ये हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म में करना चाह रहे हो तो इसी कंपनी पे काम कर लो कि जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए या आपको लगे आने वाली है तो आप वहाँ पोजीशन थोड़ी ऐड ऑन कर सकते हो। ओके। आप कैरी तो कर रहे थे 10,000 शेयर उस कंपनी के लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपको लगता है शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ, और मुझे लगता है कि मैं इसे साथ में मैं लॉस के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन ये पोजीशन नहीं रखूंगा। जब इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा एज पर न्यूज़ और मूवमेंट आ जाता है शेयर में, तो मैं वहाँ एग्जिट करके निकल जाऊंगा, और जो मेरी इंटैक्ट क्वांटिटी है मुझे वही रखनी है। तो मेरे लिए वो स्विंग ट्रेडिंग या वो ट्रेड तो ठीक है, लेकिन आप ऑल टुगेदर नई कंपनी में चले गए किसी न्यूज़ पे जो कंपनी आपको पहले से ही अच्छी नहीं लगती, तो वो स्विंग ट्रेड कहीं ना कहीं आपके अकाउंट के अंदर, डीमैट पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारे ऐसे डल शेयर छोड़ जाएगा जो कि आपको रखने नहीं थे। आपको लगा आज नहीं बढ़ा कल को हो जाएगा, चलो परसों एट पार आके काटूंगा, और वो धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो डिप्लीट करते जाएंगे। तो ऐसा कदम ही नहीं लेना जहां हमारे अकाउंट के अंदर ऐसे शेयर एक्यूमुलेट हो जाएं जो कि ट्रेडिंग के लिए लिए थे और डिलीवरी बन के सजे हुए हैं, फिर वो पड़े रहते हैं, कुछ होता पड़े नहीं रहते हैं, पोर्टफोलियो डल हो जाता है। तो मतलब चर्निंग आउट ऑफ रॉन्ग स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर 20 स्टॉक्स रखे हैं जो अच्छे हैं, जो सही कर रही हैं कंपनीज, रेट में भी दिख रहा है और कंपनी की परफॉर्मेंस में भी दिख रहा है, तो वो तो रखे रहो। जब उनकी वैल्यूएशन ओवर वैल्यू हो जाए तब वहाँ प्रॉफिट लेना है, या पूरा का पूरा सिनेरियो अब चेंज हो रहा है कंपनी में, तब वहाँ आप डिसीजन लो। बाकी जो डड्स हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं उन्हें काटते रहो। पीटर लिंच की बहुत फेमस लाइन है, मार्केट के अंदर सबके जो भी इन्वेस्टर हैं दे कीप ऑन कटिंग द रोजेस एंड वाटरिंग द वीड्स। ये नहीं होना चाहिए, अच्छी चीजें काटते गए, सारे प्रॉफिट लेते गए अच्छी कंपनीज में, और नीचे वाले तब काटेंगे जब ये एट पार आ जाएंगे या आसपास आ जाएंगे, काट देंगे, क्या बात है मैंने तो इतनी जगह तो प्रॉफिट ले लिया, ये पड़े रहने दो। वो नहीं करना, आपको पोर्टफोलियो के अंदर छटाई करनी है, जो खराब है वो काटने। मेरे को तो ये लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले बहुत बड़ी गलती ये करता था कि कोई मैंने ट्रेड ली, अब उसे कैरी कर लिया, तो मैं भी बैठा रहता था कि अभी आएगा, मैंने तो बहुत सारे पैसा भी उसमें गवा भी दिया। पर द लेसन आई लर्नड इज कि अगर मेरा लिया हुआ जो ट्रेड था, अब वो मैंने ट्रेड माइंडसेट से लिया, पर अब वो नीचे चला गया, तो मैं उसको 99% केसेस में सेल ऑफ कर देता हूँ। अगर मैंने उसी दिन लिया उसी दिन के लिए कर दिया, 10 दिन के लिए लिया 10 दिन में भी नहीं भागा तब भी कर दिया, ठीक है। वरना पहले ऐसा था कि अगर आज के लिए लिया, वो पड़ा हुआ 1 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, वहीं पर लॉसेस एक्यूमुलेट होते हैं, वो सारे लॉस वहीं से आते हैं, सारी कैपिटल एंगेज हो जाती है, सारी कैपिटल फंस जाती है। करो अगर कर सकते हो तो, और उसे भी एक टाइम फ्रेम के अंदर देखो कि अगर मैंने इंट्राडे या स्विंग ट्रेड भी लिया है तो मैंने साल भर के अंदर क्या करा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार प्रॉफिट कमाया, उसके बाद लॉस हो गया, हम इसे ढंग से जज नहीं कर रहे हैं। मैंने इंट्राडे में या स्विंग ट्रेड में कितनी कैपिटल लगाई, एंड ऑफ द ईयर उस पर्टिकुलर ट्रेड से कुछ कमाया भी है मैंने कि नहीं। अगर आपने कुछ कमाया है तो उसी हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हो, और विद बड़े रिगरस स्टॉप लॉसेस। इंट्राडे के लिए तो इंट्राडे ही रहेगा, काटना है तो काटना है। मैं मान के चल रहा हूँ, मैं 10 लाख की पोजीशन ले रहा हूँ और मैं इसके अंदर 2 लाख कमा सकता हूँ और 50,000 का नुकसान भी कर सकता हूँ। 50,000 से नीचे नहीं जाना, वो मेरा स्टॉप लॉस है, मुझे एनी हाउ एग्जिट करना है, मुझे अगले दिन कैरी नहीं करना। तो बड़े डिसिप्लिन वे में कर सकते हो और उसका मीनिंगफुल रिजल्ट आए तो करो, नहीं तो मत करो। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम ये है, बुल मार्केट में करा, पैसा बना, डल मार्केट में कुछ नहीं हुआ, एग्जिट करा। ये सारे फेजेस आएंगे, ओवर ईयर 2 या 3 साल कंपेयर करके देखो, आप अपने आप लॉन्ग टर्म पे आ जाओ। पर मेरा तो ये अब पॉइंट ऑफ व्यू ये है, शायद मैं उतना फॉलो नहीं करता बट ट्राई पूरा करता हूँ कि इंट्राडे से तो बाहर निकलो। थोड़ी सी ज़्यादा एडिक्शन तो है वो कि आज पैसा बनता है, बहुत बनता है, मैंने तो एक दिन में 5-6 लाख भी कमाए हैं। बिल्कुल, पर वो मैंने सारे के सारे पर वो जाते भी हैं, बहुत ही तेजी से जाते भी हैं। तुम्हारे पोर्टफोलियो में जो देखा कि उसके हिसाब से चेंज भी कर देता है। जैसे एज अ न्यू इन्वेस्टर इतना समझने के बाद करता है, इतना सब कुछ देखा है तूने मार्केट को, इतने कम टाइम के अंदर कोई इतना जल्दी मार्केट्स को अंडरस्टैंड नहीं करता जनरली। तो जो तू करता है और अपने एक्सपीरियंस के साथ भी समझ जाता है कि यहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, और स्ट्रैटेजी अपनी पूरी की पूरी चेंज करने लगता है। ये इंपॉर्टेंट है।
लेकिन क्या है इतना बैकवर्ड कोई देखता नहीं है अपने आप को, इसीलिए मैंने बोला आप साल 2 साल के अंदर उसे जज करो क्या करा है क्या नहीं करा, तब आप सही सही तरीकों पे आ जाओगे अपने आप से। तो ये हुआ है कि इंट्राडे तो नहीं करो, मेरा तो खुद का पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। एंड वो मुझे अब ओवरऑल रियलाइज होता गया, और जब जितना ज़्यादा होता जा रहा है मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि वहाँ से बिल्कुल ख़त्म ही कर दें। बिल्कुल। स्विंग ट्रेडिंग मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। अगर आप 1-2 महीना शेयर होल्ड कर सकते हो विद अ माइंडसेट कि भाई मैं 15% तो कमा लूंगा यहाँ से, तो अगर आप 15% वहाँ से कमा सकते हो तो आप अपना साल में सही कर लोगे कैगर ओवरऑल। वो इंपॉर्टेंट है कि साल भर में क्या करा। साल भर का अगर आपको कैगर लगा बहुत भी है इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा लगातार चेक करना है कि साल में जो सोचा था वो 1 महीने 2 महीने तो नहीं हुआ, और उसके बाद अगले 10 महीने 12 महीने लॉसेस तो नहीं करे, थोड़े थोड़े करके वो 10 महीने के लॉसेस प्रॉफिट को खा तो नहीं गए, वो समझना ज़रूरी है। तो लगातार अपने पोर्टफोलियो को अपने ट्रेड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो है ना कि ओवर ट्रेडिंग इज एक्सट्रीमली डेंजरस। एक स्मार्ट ट्रेडर, स्मार्ट इन्वेस्टर ट्रेड ना ले वो ज़्यादा स्मार्ट है, जो ज़्यादा ले रहा है वो फिर थोड़ा गलत डायरेक्शन में है। एंड आई ऑल्सो रिकॉल दिस लाइन फ्रॉम वॉरेन बुफे जो कहते हैं ना कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म देन मार्केट इज सेफ, बट इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर टुडे एंड टुमारो इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस। तो फ्लक्चुएशंस तो बहुत ज़्यादा होती हैं एंड यू कैन प्रेडिक्ट इट, सो आई डोंट थिंक सो इट मेक्स सेंस। सो भैया एक नया सेगमेंट है, थोड़ा छोटा सा ही है, सो वन वर्ड आंसर, वन वर्ड लाइनर्स में देना है। ठीक है। ओके, सो शुड द पोर्टफोलियो बी कंसंट्रेटेड और डाइवर्स्ड? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। योर फेवरेट इन्वेस्टर? फेवरेट इन्वेस्टर इन इंडिया रामदेव अग्रवाल। व्हाई? रीजन बीइंग उन्होंने जहाँ से शुरू करा और सारा कुछ सीखते हुए करा, और मेरी जर्नी भी ऐसी है कि मैं भी सीख रहा हूँ, लगातार गलतियां भी करी और लोगों की गलतियों से भी सीखा, और जिन लोगों को वो जिन लोगों से उन्होंने सीखा मैं वैसे ही सेम पाथ फॉलो कर रहा हूँ उन लोगों को देख के ही, रामदेव अग्रवाल को देख के। ग्लोबल इन्वेस्टर कोई भी? ग्लोबल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, उनसे बड़ा तो कोई हुआ नहीं कहीं भी, लेकिन फंड मैनेजमेंट में मेरा एक और है कि पीटर लिंच। ठीक है, एंड रीजन बीइंग सेम? रीजन बीइंग सेइंग 30 years 30% कंपाउंडिंग, क्या चाहिए उससे ज़्यादा कंपाउंडिंग। ठीक है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 15 20 25 years? इन 15-20 years, और इसके बीच में कहीं ना कहीं 100 करोड़, और ये अचीवेबल है। ठीक है, और अगर आपको ऐसा कोई वाइल्ड थॉट देना है कि चलो 25 साल मान लेते हैं, 25 साल में मुझे ये नंबर चाहिए, एंड कैलकुलेशन बेस नहीं, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के मुझे ये नंबर चाहिए, जब 20 years के अंदर या 15 years के अंदर ये 100 हो जाएगा तो नेक्स्ट 5 के अंदर उसी का अगर नया भी नहीं डाला, अगर एक्टिव लाइफस्टाइल भी नहीं रहा, वर्किंग नहीं रही, तो 200 वो तो 5 साल में होने ही है। हाँ, और उसके बाद 5 साल में 400 होने हैं, 25 साल में 400। मुझे नहीं पता मैं वहां पर हूँगा नहीं हूँगा, लेकिन मैं डेफिनेट हूँ कि एटलीस्ट 20 years तक हूँगा। हाँ ठीक है, तो वो तो हो जाएगा। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता है कि सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। सो वेयर डू यू सी इंडिया आफ्टर 15-20 years? डू यू सी कि वो चाइना जितना हो सकता है, या एटलीस्ट सेकंड, टॉप 2 टॉप 3 में आ सकता है? टॉप 3 के अंदर तो होगा ही, बिल्कुल उसके अंदर तो आएगा ही आएगा, और इंडिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, जो कि हमने लास्ट 20-30 years 70 years में ग्रोथ नहीं देखी। वो जब एक कंट्री ट्रांजिशन में जाता है फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड, हम उसी फेज में हैं, हमारे यहाँ सब कुछ नया हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आएगा। जीडीपी रेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, ग्रोथ आ रही है, बहुत आगे होंगे। ठीक है, चाइना के बराबर कहीं से कहीं तक नहीं, कहीं से कहीं तक ये नहीं। मैं चाहता हूँ, मैं एस्पायर करता हूँ इंडिया के लिए कि हम भी उनके जैसे बन जाएं और सीखें, लेकिन अभी दिखता बहुत दूर है। हाँ, ये तो चलो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक तो इन इटसेल्फ चाइना वर्सेस इंडिया है ही। चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, वी ऑल नो, तो बट स्टिल मुझे लगता है कि इंडिया जिस पेस से चल रहा है उसे थोड़ा सी और तेज हो सकता है, पर ऑफ कोर्स चाइना का हर चीज़ ही इनबिल्ट है। बिल्कुल, और चाहे कोई ऐप हो चाहे कुछ भी देखो, सब अपना यूज करते हैं, कुछ भी नहीं है उनका, तो काम है कि दूसरों को। मीडिया पे मैंने देखा, अगर कोई चाइना एक बार घूम के आ जाता है, हाँ, और इंडिया में रहता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस लगता है, एक आम आदमी को भी समझ आता है। तो वो अचीव करने में बहुत एफर्ट लगेगा, माइंडसेट बहुत सब लोगों का चेंज होना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत फेवरेबल होनी है, टफ टास्क है।
थोड़ा सा हमारी लेकिन हमारी होना चाहिए, करना चाहिए, हम लोगों को ना सोचना चाहिए। हमारी पॉपुलेशन को भी तो थोड़ा समझदार, सिविक सेंस, एजुकेशन थोड़ी सी आनी चाहिए। थोड़ा सा जल्दी आने लगेगी तो हम सोच सकते हैं कि हाँ। जल्दी कवर कर सकते हैं। पर दिख नहीं रही मुझे वो। जो गैप है इतना बड़ा है कि वो जल्दी कवर हो जाए, ये हाँ। सोच रहे हैं। पर दिख नहीं रही आने वाले टाइम अभी तो आसपास की दिखता कुछ तो नहीं होगा। है, लेकिन सोचना चाहिए हर किसी को कौन क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो वन वर्ड और एनी वन लाइंस फॉर रियल एस्टेट। बहुत लोगों ने बहुत इजीली पैसा कमाया है रियल स्टेट में, और बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। ठीक है। दुबई में या कहीं भी देखोगे रियल स्टेट में बड़ा इजीली लोगों ने, जो लास्ट 20-30 ईयर्स से थे, उन्होंने पैसा कमाया है। ठीक है। लेकिन एक इसमें ये है कि मेन पॉइंट क्या है जो उन्होंने कमाया, वो रेट नहीं देखते लेने के बाद। बढ़ हाँ, जाएगा rate नहीं और देखते। बढ़ जाता है, क्योंकि वो कोई ग्राफ में नहीं दिखता। ग्राफ में नहीं दिखता, तो वहां पर चीज रह जाती है और वो मल्टीफोल्ड ग्रो हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट रियल स्टेट इक्विटी में ये है, CAGR देखो आप क्या कर सकते हो क्या नहीं उसका। ठीक है। कमोडिटीज। कमोडिटीज के अंदर तो ऐसा मेरा कोई आउटलुक नहीं है, ना ही मैं करता हूँ, लेकिन गोल्ड पार्ट होना चाहिए पोर्टफोलियो का 15%, होना चाहिए। क्योंकि आप इसे चेंज कर सकते हो। जब भी मार्केट डाउनफॉल में जाएगा, गोल्ड बढ़ रहा होगा अनसर्टेनिटी के कारण, तो तब आप अपना वो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करके डाउन रेट्स पे इक्विटी खरीद सकते हो। तो ये आपके लिए पॉसिबिलिटी ग्रोथ की भी बनाता है और ऑप्शन की भी बनाता है। कैश कहाँ से खड़ा करें, ज्यादातर इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम ये आती है, कैश पूरा लग गया, मार्केट नीचे आ गया, अब क्या करूं। तो वहां ये इक्वेशन काम कर सकती है। ओके, सो गोल्ड वर्सेस सिल्वर। गोल्ड वर्सेस सिल्वर लास्ट 20-30 ईयर्स के अंदर, 20 ईयर्स के अंदर तो गोल्ड ने 15% 16% के अराउंड की कंपाउंडिंग दी है। सिल्वर ने नहीं दी। सिल्वर का मोमेंटरी रन आया है कि 1-1.5 साल के अंदर 70,000 की 180 हो गई। क्या ये हर साल होगा? 2.5 लाख भी हो जाएगी जो टारगेट है मार्केट में, क्या अगले 10 साल तक हो सकती है? तो वो इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडिंग कितने साल तक रेगुलर कर सकता हूँ। ठीक है। फेवरेट कोट या फेवरेट लाइन, कुछ भी। फेवरेट लाइन, एनीथिंग। इंक्रीमेंटल इज एक्सपोनेंशियल, कीप ऑन पुटिंग मनी मार्केट के अंदर। जब जब आ रहा है, जो जो सेव कर रहे हो उसमें डालते रहो, और एक दिन कॉर्पस इतना बड़ा हो जाएगा आपने सोचा नहीं होगा। एनी मिस्टेक, एनी वन मिस्टेक, एनी मिस्टेक्स आप बताओ जो आपने करी हो पहले। मिस्टेक तो आज तक भी होती जा रही है, बट इम्पोर्टेंट ये है उसे करेक्ट आउट कैसे कर रहे हो। सबसे बड़ी मुझे लगता है मैंने अपना रनवे 10 ईयर्स का मिस करा। वहाँ मुझे सिर्फ बिजनेस की तरह नहीं करना चाहिए था, मुझे इन्वेस्टमेंट, रीडिंग और वो सब भी सीखना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था जल्दी। ओके, एंड व्हाट डू यू सजेस्ट द व्यूअर्स और इन जनरल पीपल की क्या अवॉइड करें? देखो, मिस्टेक्स करेंगे तभी सीखेंगे, बट सब भी एक अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब राकेश जी की लाइन पे, मिस्टेक करो लेकिन इतनी बड़ी मत करो कि अगली बार काम ही ना कर सको। सीखो, गलतियां तो होंगी, लेकिन फिर गलती को लिमिटेड वे में करो कि उससे उसका अपना स्टेप चेंज करके वापस लाइन पे आ सको। इतनी बड़ी कर दी कि कैपिटली वाइप आउट हो गई तो खेल खत्म हो जाएगा। ओके, एनी अदर सजेशन, कुछ भी? स्पेशली मैं चाहूंगा कि यंगर जनरेशन के लिए थोड़ा सा सजेशन लाता हूँ। एटलीस्ट पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस एक बहुत कॉमन वर्च्यू है, पेशेंस, और लगातार पैसा लगाते रहना। चीजें अपने आप हो जाएंगी। अगर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं आई, नॉलेज भी नहीं आई, तो एटलीस्ट पेशेंस डेवलप करो। ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो कि म्यूचुअल फंड्स में या मार्केट में पैसा लगाते हैं, कोई भी एक इन्वेस्टर भी 20 ईयर्स तक उस फोलियो को लेके नहीं चला। कोई 2 साल में, 5 साल में एग्जिट कर जाते हैं। 50% ऑफ द इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को बीच में ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि वो उसे उस शॉर्ट पीरियड में जज कर रहे हैं। वो नहीं करना। प्रोडक्ट ढंग से चूज करो, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बीच में अगर डलनेस आती है, कीप ऑन कंटिन्यूइंग डूइंग इट। जो डलनेस के बाद ही यू विल रीप द बेनिफिट्स तभी आएंगे, ऊपर नीचे जाने के बाद ही पैसा बनेगा। ऐसा 15% इतना इजी नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल है। इसमें अपने साइकोलॉजिकली डेवलप करना है अपने आप को। सही बात है। तो मुझे लगता है ऐसे ये वाला फेज ऑफ मार्केट ज्यादा सिखाता है वो 15% की कितना मुश्किल है। सब सिखाता है। ऐसा लगता है कि बुल मार्केट में तो हर कोई होशियार है, हर कोई वही है, जैसे बोला अपुने जी भगवान है। तो मेरा एक और क्वेश्चन था, एंड आई थिंक वी वुड एंड अ पॉडकास्ट विद दिस। तो आपको क्यों लगता है कि आज की जनरेशन इज very unaware about the whole financial markets, financial world in general? क्या मिस कर रहे हैं? क्या like
इज इट बिकॉज कि उनको गाइडेंस नहीं है, इज इट बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, मतलब क्या रीज़न है, या वो भटके हुए हैं, क्या आपको क्या लगता है? यंगस्टर्स में अवेयरनेस तो डीमैट अकाउंट ही बता रहे हैं, पर इंटरेस्ट बता रहा है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, डायरेक्शन की कमी है। ओके। हर किसी के हाथ में फ़ोन है, ऐप है, वो सब कुछ अपना बैठे बैठे कभी भी स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट डे से उसकी ट्रेडिंग ऑन हो जाती है, इन्वेस्टमेंट जर्नी ऑन हो जाती है। इंपॉर्टेंट ये है डायरेक्शन सही है कि नहीं, क्या क्या गलतियां हैं वो तो नहीं करूंगा मैं आगे, तो वो नहीं सीख पा रहे। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बहुत है, यंगस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत है, डायरेक्शन मिस आउट कर रहे हैं। तो डायरेक्शन के लिए अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर जिसने खुद अचीव करा है, अच्छे मेंटोर्स का होना, अच्छी बुक्स का पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कर रहे उसमें से 90%। मतलब मैंने जितना देखा है, बहुत सारे बच्चे हैं या इवन 25-26 साल के लोग भी हैं, मुझे लगता है कभी उन्हें शायद राइट गाइडेंस नहीं मिली पेरेंट्स से, शायद वो पुश नहीं मिला, शायद वो थोड़े से जो पैसे उन्हें इनिशियल चाहिए थे वो नहीं मिले, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे को लगता है कि वो उस चीज़ की वजह से, नॉट जस्ट अबाउट मार्केट्स बट ओवरऑल डूइंग एनीथिंग, स्टार्टिंग देयर ओन वेंचर, इन्वेस्टिंग समवेयर इन लैंड्स और एनीथिंग, थोड़ा सा मिस आउट कर गए। और बहुत लोग अभी भी कर रहे हैं, बहुत लोग अभी भी, मुझे लगता है कि मेरी जनरेशन के तो बहुत भटके हुए हैं, बहुत लोगों को बेसिक से बेसिक आइडिया नहीं है। तो आपको भी यही लगता है कि शायद पेरेंट्स का रोल इसमें काफ़ी मैटर करता है, या पेरेंट्स, फ्रेंड्स और योर सर्कल जहाँ पे आप बैठते हो वो कितना मैटर करता है, और वो क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है? बेसिकली जितने भी यंगस्टर्स हैं उन्हें पेरेंट्स से मोटिवेशन नहीं मिल सकता इजीली। मोटिवेशन इन द सेंस वो खुद मार्केट के बारे में अवेयर नहीं है, क्योंकि लास्ट जनरेशन तो और भी बहुत कम इन्वेस्टेड होती थी, आज की डेट में तो बहुत लोग इन्वेस्टेड हैं। प्लस आपको सोशल मीडिया पे सब कुछ मिल रहा है देखने का, और वो यंगस्टर्स ही देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें उन्हें पता है, पेरेंट्स उसे नहीं समझ सकते। माँ बाप सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं पैसा इनिशियल कैपिटल में और आपको मोटिवेट करने में, लेकिन इनिशियल कैपिटल की भी लिमिट होगी। आप अगर उनके पैसे से सीखना चाह रहे हो तो आप गलत जा रहे हो, आपको अपने पैसे से ही सीखना है, उनकी कैपिटल से जो कि वो आपको दे सकते हैं फॉर अ टाइम बीइंग, तो आपको प्रूव करना है खुद को भी। तो इस कैपिटल से सीखने की कोशिश मत करो, पहले थोड़ा सीखो समझो, और इस कैपिटल से अपने पेरेंट्स को प्रूव कर सको कि अपने 2 साल के अंदर, 1 महीना 2 महीना लेके यंगस्टर सोचता है कि मैं प्रूव कर लूंगा, वो टाइम ही नहीं है प्रूव करने के लिए। 2 साल 5 साल में कुछ सीखो उस कैपिटल से, तब तो आप सोच सकते हो कि आपके लिए, और भी उन्हें लगेगा कि हाँ इसमें कॉन्फिडेंस है और ये कर पा रहा है, तो ये जर्नी बड़ा कर सकता है हम लोगों की भी एज अ फैमिली, तो वहां से कैपिटल इनफ्लो आएगा। अदरवाइज आपको खुद की कैपिटल कमानी है कहीं ना कहीं से, उस पर फोकस करो, जॉब बिजनेस कुछ भी करो, आप उन पे टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और अगर टोटली डिपेंडेंट हो तो फिर अपनी इतनी वर्थ बनाओ, अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस इतना बढ़िया करो कि जो आपको आता है वो बहुत अच्छे से आता है, उसे आप बहुत अच्छे से समझते हो, सब कुछ पढ़ा है उसके बारे में, देखा है, समझा है, तो आप कर रहे हो। तो बट स्टिल एक गाइडेंस और एक पुश तो चाहिए ही होता है पेरेंट्स से। पेरेंट्स का पुश इन मोटिवेशन मिलना चाहिए, इन इनिशियल कैपिटल भी मिल सकता है टू सम एक्सटेंट। चलो लेट्स नॉट टॉक अबाउट कैपिटल, बट एक जनरल मोटिवेशन, एक जनरल पुश कि भाई तू कर सकता है ना, ये तो ये तू कर सकती है, ये मुझे लगता है वो बहुत मैटर करता है। वो तो कर लेगा या तो कर लेगी। नहीं, मैंने देखा बहुत सारी ड्रीम्स ऐसी होती हैं आपकी बहुत वेग हैं कि आप सोच ही नहीं रहे और आपको कुछ पता भी नहीं है, लेकिन वो ड्रीम को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं कि तुझे आसमान में उड़ना है, और लेकिन अगर मैं कहूँगा नहीं उड़ते इंसान तो नहीं उड़ेगा, लेकिन अगर तू सोचेगा तो कुछ ना कुछ करेगा और फिर शायद प्लेन बना ले या कुछ और चीजें कर ले जिससे वो कर पाए। लेकिन वो ड्रीम जो है उसे प्रोटेक्ट करो, और जो भी वेग से वेग हो सकता है दुनिया में वो सब सोचो, और उसे सोचने दो बच्चे को, ये इंपॉर्टेंट है। मीनिंगफुल स्टेप्स बाद में ही आएंगे, पहले तो ड्रीम ही इनकलकेट होती है, तो उसे पूरा फेवर करो, उसे पूरा प्रोटेक्ट करो। ठीक है, ये मैंने एक चीज उसमें भी सुनी थी, मतलब एक मूवी है यूएस की, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, विल स्मिथ की। उसमें उसे बहुत ऊपर जाना था इन्वेस्टमेंट जर्नी में, और अगर आप वो मूवी देखोगे कितनी हार्डशिप्स के साथ भी उसने अपनी ड्रीम, अपना मोटिवेशन लेवल बनाए रखा हर डिफिकल्टी में। तो वो एक यंगस्टर को भी बना के रखना है, और पेरेंट्स को भी रियलिस्टिक नहीं होना, जो उन्हें वर्ड ने कर दिया 20-30 इयर्स के एक्सपीरियंस ने कि ऐसा नहीं हो सकता, इतने % नंबर नहीं आएंगे तो नहीं होगा, सब हो सकता है।
बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास. मुझे तो एक्चुअली लगता है कि नंबर्स एंड ऑल इज ठीक है एक लिमिट तक, उसके बाद डजंट मेक सेंस, कुछ भी नहीं है. बिल्कुल. और मेरे को आखिरी चीज़ ये थी कि आप पेरेंट्स के साथ तो चलो तब भी कम टाइम स्पेंड करते हो, एक जब तक आप बड़े हो रहे होते हो. आपने जिनके साथ दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हो, तो मेरे को लगता है एक वो सर्कल चुनना कि अच्छा सर्कल है बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको फ्रेम करेगा आपकी बात की लाइफ के लिए. तो अच्छा सर्कल होगा, वो भी मोटिवेटेड होंगे, तो ठीक है. पर अगर सर्कल नहीं अच्छा है, आपके बारे में नहीं अच्छा सोचते, चीयरफुल नहीं है, भटके हुए हैं, डिस्ट्रैक्टेड है, तो आई गेस वो बहुत इफेक्ट करेगा आपका कुछ भी काम करने में. आपको कुछ भी मन करेगा, पहली बात तो वो आपको डिमोटिवेट कर देंगे. सेकंड, आप मोटिवेट भी करेंगे तो वो जो नहीं करना. जो नहीं करना वैसे करेंगे. तो बहुत सारी चीज़ें, और कहते हैं ना कि जहाँ बैठते हो वैसे ही बन जाते हो. तो मेरे को लगता है कि वो चूज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई गेस दीज थिंग्स आर द फर्स्ट लाइनर्स और फर्स्ट पार्ट्स ऑन द जर्नी टूवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन. बिल्कुल. तो या एनी क्वेश्चन आपको मेरे से कुछ पूछना हो या कुछ भी. अ, जो एज पे जो सारी चीज़ें तुमने सीखी है हाँ वो उतनी एज पे हमने नहीं सीखी. हाँ. हमें टाइम लग गया बहुत सीखने में, और तू उस पर बहुत मेहनत करता है, वो सारी चीज़ें भी देखी हैं. तो जर्नी तो तेरी बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन इसमें टारगेट सेट कर रहे हैं कुछ की नहीं, और कितने CAGR से, और क्या वो लैंडमार्क है कि आई हैव अराइव्ड और इतना मुझे करना था, मैंने वो फर्स्ट स्टेप अचीव कर लिया. क्योंकि वैसे बड़ी यंग एज में वो कर लेगा तू, हाँ. लेकिन कोई टाइम फ्रेम CAGR से अपने आप को डिफाइन करना मार्केट में इंपॉर्टेंट है, वो करा है. अगर इफ आई जस्ट टॉक अबाउट मार्केट्स, तो मेरा एम, फर्स्ट एम इज ऑफ कोर्स कि मैं भी 100 CR पहुंच जाऊं. बट मे बी माई एम इज नॉट 20 ईयर्स, मे बी माई एम इज नेक्स्ट 10 to 11 ईयर्स. चाहे मुझे उसके लिए 4-5% एक्स्ट्रा करना पड़े कि अगर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, बट पॉसिबल है, पॉसिबल है. बहुत पॉसिबल. और दूसरी बात ये है कि मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, नहीं भी हुआ तो भी ठीक है, 10 का 12 साल 13 साल में हो जाएगा. बिल्कुल मैं खुश हूँ. वो होगा, लेकिन होगा, पता तो है कि इतनी होगा. क्लैरिटी आ गई है मार्केट में काम करते हुए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हाँ. बड़ी चीज़ है अपने आप में. हाँ. दूसरा क्या, अगर आप देखो, जब बुल मार्केट था तो हर कोई सोचता था कि भाई ये तो डबल 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 करते रहेंगे. बट अगर रियलिस्टिकली मैं सोचूं, तो मुझे लगता है कि 15% तो आपको म्यूचुअल फंड ही दे रहा है. अगर मैं थोड़ा एक्टिवली इतना पढ़ के, इतना एनर्जी इन्वेस्ट करके अगर मैं 15 ही कमा रहा हूँ, तो फिर मैं कर ही क्यों रहा हूँ. बिल्कुल. तो मुझे कम से कम, जो मेरा मानना है, 20% 21% तो चाहिए एटलीस्ट नेक्स्ट 7-8 साल के लिए. बीच में कुछ डिप आया अलग बात है, पर 7-8 साल के लिए इतना तो हो कि जिससे आए, जितना मैंने काम करा उतना मुझे मिल भी रहा है. तो दिस इज माई गोल फॉर द मार्केट्स. बट ओवरऑल अगर मैं देखूं, तो मेरा गोल, सबको पैसा अच्छा लगता है, तो मेरा तो ऐसा था कि मेरे को बिलियनर ही बनना है, और वो अभी भी है. बट सम थिंग्स बहुत अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जैसे ये पॉडकास्ट थिंग. मैंने कभी नहीं सोचा था, मतलब हमेशा अच्छा लगता था कि मैं, आई एम अ रियली गुड टॉकर, आई एम बहुत आउटगोइंग पर्सन हूँ मैं. बट ऐसा नहीं सोचा था कि कभी मैं भी पॉडकास्ट पे बैठ के इंटरव्यू लूंगा या खुद भी बात करूंगा या कुछ भी होगा. तो ये आउट ऑफ समवेयर आया, तो ये मेरा इंटरेस्ट में आ गया. इसके साथ साथ और चीज़ें चलती रहती हैं. तो मेरा ये कि ग्रो करते रहो, मल्टीपल चीज़ों में करते रहो, एंड मैं अपना जितना भी माइंड और जितनी भी नॉलेज गेन कर सकता हूँ उतना आई वॉन्ट टू, चाहे वो आपके एक्सपीरियंस हो, चाहे जितने भी लोग इसमें आएंगे गेस्ट उसके एक्सपीरियंसेस से हो. तो अल्टीमेट गोल ये दो चीज़ें हैं कि लर्न बाय एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स, एंड मॉनेटरी वैल्यू तो ऑफ कोर्स सबको ही चाहिए. और जो जो बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, आई गेस वो फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही गड़बड़ है उस मामले में. ठीक बोल रहा है. और जो तुमने टारगेट दिए हैं अपने कि ये मुझे करना है, हाँ. और इतने CAGR से होगा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रियलिस्टिक हैं. आज मार्केट ने सब चीज़ें टोन डाउन कर दी हैं, और आप रियलिस्टिक अप्रोच पे आ गए हो. हाँ. और ये भी समझ लिया कि 15 तो हो रहा है. हाँ, 15 तो ये मेरा सेकंड बेस्ट चीज़ है. इससे बेटर कर पाऊंगा तो ही इधर रहना है, नहीं तो सेकंड ऑल्टरनेटिव पे चला जाना. हाँ, मतलब सारा फिर तो- उसमें डाल दो. तो वो बड़ा रियलिस्टिक है. तो जर्नी भी वैसी ही रहेगी, और आई होप तू बिल्कुल पहुंचेगा, और बहुत जल्दी पहुंचेगा. थैंक यू फॉर कमिंग भैया. माय प्लेजर, और बहुत अच्छा लगा.